दोस्त आपका स्वागत है। मैं लाइट्स ऑफ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि अभी रिसेंटली आज ही रिलीज हुआ है। तो आपका स्वागत है पार्ट 1 में। स्टार्टिंग में एक औरत होती है जो कि बिना मतलब के घूम रही होती है भूत जैसे। यहाँ पर कोई बस में सो रहा होता है और इनका नाम होता है ह्यूनमिन। फिर अचानक उसकी नींद खुल जाती है। अगर उसकी नींद नहीं खुलती तो वो अपने स्टॉप पर नहीं उतर पाता। स्टार्टिंग में वो लड़की जो घूम रही थी मतलब बीच में रास्ते में वो वहाँ पर बैठी थी। फिर यहाँ पर ह्यूनमिन की नज़र उसके ऊपर जाती है। फिर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वह निकल जाता है। फिर दूसरी बार भी ऐसा ही होता है। वह लड़की वहीं पर ही बैठी होती है। फिर यहाँ पर दूसरी बार उसको गौर से देखता है। वह सोचता है कि ये यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी है। फिर जब वो जा रहा होता है वह लड़की अपने नाखूनों से वह बेंच बजाती है। फिर वह पीछे देखता है पर वापस वह वैसा ही करती है। फिर वह उसके ऊपर ध्यान न देते हुए वहां से चला जाता है। फिर वह तीसरी बार जब बस से आ रहा होता है तभी भी वो वहां पर ही बैठी थी। यहाँ पर एक बार और ह्यूनमिन का ध्यान उसके ऊपर जाता है। उससे कहता है कि है सुनो, मैं सोच रहा था कि तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। वह कहती है मैं वेट कर रही हूँ पर ये आज के लिए आखिरी बस थी। वह कहती है हाँ। वह कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि तुम बहुत समय से यहाँ पर हो और इस एरिया में टैक्सीज नहीं आती है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें कॉल करना चाहिए, इंतज़ार करने का मतलब नहीं है। वह कहती है कि यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने अपना फ़ोन खो दिया है। कहता है कि सॉरी कोई बात नहीं, आप मेरा फ़ोन यूज़ कर सकते हो। कहता है अरे मेरे फ़ोन में स्क्रैच कब आ गया। कहता है कि ओह सॉरी इसके लिए। मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे फ़ोन पे कॉल कर सकता हूँ। क्या तुम अपना नंबर बताओगी। और कहता है कि अरे मैंने कहने का मतलब यह था कि अगर तुम अपना नंबर बताओगी तो मैं तुम्हारा फ़ोन खोजने में हेल्प कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर वह उसे फ़ोन देता है। वह कहती है कि तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ, है ना। वह कहता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। वह कहता है कि ठीक है मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जब यहाँ पर चौथी बार वह बस से आता है वो वहाँ पर ही बैठी होती है। उस वक्त बहुत ही बारिश हो रही होती है। कहता है कि तुम यहाँ पर अभी तक अकेली बैठी हो, बारिश हो रही है। वो फिर से कहती है क्या तुम मुझे नहीं जानते। वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स। वह कहता है हम मिल चुके हैं, हम कल मिल चुके हैं, हमने बहुत सारी बातें की थी। वह कहता है कि क्या तुम पागल हो, चलो अम्ब्रेला के नीचे आओ, अभी हमें यहाँ से जाना होगा, जल्दी करो। कहती है तुम्हें उसकी मुझसे ज़्यादा आवश्यकता है, तुम मुझे जानते हो ना। वह कहता है कि हाँ जानता हूँ। कहती है कि क्योंकि तुमने मुझे कल देखा था और उससे एक दिन पहले। कल के बारे में क्या, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहना क्या चाहती है। खैर अभी आधी रात हो चुकी है और दिन भी जल्दी खत्म होने वाला है। वह कहता है कि तुम सही कह रही हो, इस पर मैं सहमत हूँ। वह कहती है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। वह कहता है सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं इसे समझ नहीं सकता। वह कहती है कि मुझे काफ़ी ठंड लग रही है, तुमने बताया कि तुम्हारा घर नज़दीक है। वह कहता है कि हाँ तुम मेरे साथ आना चाहते हो। वह कहती है कि हाँ। फिर वह उसके साथ उसके घर जाती है। वह कहता है कि क्या मैं तुम्हारा बैग पकड़ सकता हूँ। वह कहती है कि नहीं नहीं नहीं। वह कहता है कि क्या तुम श्योर हो, तुम नहीं चाहते कि मैं टैक्सी बुलाऊँ। वह कहती है कि कृपया करके तुम अपने घर का दरवाज़ा खोल सकते हो। फिर वह लिफ्ट से 8वें फ्लोर पर अपने घर ले जाता है उस लड़की को। आपको उस लड़की के बारे में क्या लगता है, क्या ये लड़की है या कुछ और है, क्या ये अच्छी लड़की है या बुरी लड़की है, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें क्योंकि सिर्फ इस चैनल पर डबिंग टाइप के एक्सप्लेन वीडियो मिलते हैं। फिर वह गौर से घर को देख रही होती है। कहता है कि अंदर आ जाओ। फिर वह घर पे आ जाती है। फिर यहाँ पर उसका बिहेवियर पहले से ज़्यादा बहुत ही अजीब लगने लगा था। फिर यहाँ पर हमारी एंट्री होती है एक हॉस्पिटल में। वो कहते हैं कि तुम्हें फिर से आगे लाल होने लगी। वो कहती है कि मुझे फ्लोटर्स हो गए हैं, मैंने पहले से ही डॉक्टर को दिखाया है। वह लड़का कहती है कि वह नहीं जानते कि इसका कारण क्या है। आपके सिम्टम्स है कि आपको धुएं, मकड़ी के जाले, इन सब से एलर्जी होती है। वह कहती है कि उन्होंने मुझे आंखों में डालने की दवा दी है। फिर वह कहती है कि पर उसे इसका कारण नहीं पता। मुझे लगता है कि तुम्हें आईसीयू ज्वाइन करना चाहिए, समझी। ये लोग ऐसे ही बीमारी के बारे में बातें करते रहेंगे, हम मेन चीज़ पे बढ़ते हैं। यहाँ पर यूंग जी बैठी होती है। उस आदमी से कहती है कि सर आप यह नहीं कर सकते। हेलो सुनिए, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ सर। यहाँ पर खाली स्टाफ्स को ही प्रवेश मिलता है, आप रात में आईसीयू में नहीं आ सकते। क्या आपको आवाज़ नहीं आ रही है।
वह कहता है कि मुर्दाघर कहाँ पर है। उसी वक्त किसी पेशेंट को इमरजेंसी होती है। मशीन से आवाज़ आती है कि पेशेंट की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। थोड़ा सा इलाज करने के बाद उसकी हालत सही हो जाती है। यहाँ पर एक आदमी सो रहा होता है, पर उसे बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही होती है। तो यहाँ पर वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जोर से चिल्लाता है और खिड़की बंद करके सो जाता है। फिर यहाँ पर हमारी एंट्री होती है लाइट शॉप में। वहाँ पर एक ग्राहक लाइट खरीदने के लिए आता है। मैं लाइट खरीदने आया हूँ, क्या आपके पास कोई अलग तरीके की लाइट है? कहता है कि मुझे 2 बल्ब चाहिए, एक LED और एक डे लाइट 20 वाट्स की, क्या आपके पास है? फिर यहाँ पर वॉन यंग उसे लाइट्स पैक करके देता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक और आदमी आता है, वही जो हॉस्पिटल में घूम रहा था। वो यहाँ पर शॉप में आकर बहुत सारे लाइट्स देखता है। यहाँ पर वॉन यंग उसे देख रहा होता है। वह बिना कुछ बोले और बिना कुछ खरीदे वहाँ से चला जाता है। वॉन यंग के कुछ बोलने पर भी वह जवाब नहीं देता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है। उस लड़की को कुछ लाइट्स की आवश्यकता होती है। वॉन यंग कहता है हाँ है, आप कौन सी पसंद करोगी? वह कहती है कि इतनी साइज़ की वाइट एंड ब्राइट चाहिए, क्या आपके पास है? यहाँ पर वॉन यंग उसे लाइट्स पैक करके देता है। वॉन यंग कहता है कि ये लो। वह कहती है कि थैंक यू। वह कहती है जब मैं दिन में वॉक कर रही थी मैंने आपकी शॉप को देखा नहीं था, पर अंधेरा होने पर भी आपकी यह शॉप उभर कर आती है, क्या आप इसे लेट ओपन करते हो? वॉन यंग कहता है कि हाँ। फिर यहाँ पर वह वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि अपने स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है। यहाँ पर टीचर सभी को पढ़ा रही होती है। टीचर कहती है कि आप सभी शांत हो जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। थोड़ी देर के बाद टीचर सभी की प्रेजेंट लेती है। यहाँ पर वॉन यंग जब शॉप में बैठा होता है, यहाँ पर लगभग कॉफ़ी पी रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वॉन यंग के शॉप में एक आदमी आता है। वॉन यंग कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? पर यहाँ पर उसे दुकान बहुत पसंद आती है। वो पूरा दुकान देख रहा होता है। कहता है कि यहाँ पर कितना उजाला है। वॉन यंग कहता है कि क्या तुम कुछ खोज रहे हो? वह कहता है मेरे प्लेस की तुलना में यह बहुत ही ठंडा है। वॉन यंग कहता है तुम यहाँ पर अंदर किस कारण आए हो? तुम लाइट शॉप में घूम रहे हो? वह कहता है कि हाँ सही कहा। फिर कहता है कि वाह ये बल्ब कितना प्यारा है, ये बहुत ही यूनिक है। वह उसे टच करने ही वाला होता है। वॉन यंग कहता है कि मत छुओ। वह कहता है कि क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़े? वह कहता है कि तुमने कहीं आसपास कोई कुत्ता नहीं देखा? वॉन यंग कहता है तुम यहाँ पर आसपास डॉगी क्यों खोज रहे हो? वह आदमी कहता है कि क्या तुमने कोई डॉगी देखा है या नहीं? वॉन यंग कहता नहीं, मैंने नहीं देखा। वह कहता है कि मुझे यकीन है कि वह डॉगी आसपास ही घूम रहा होगा। दोस्तों एक बात बताऊं, इस ड्रामा में इस लाइट शॉप में एक रहस्य है जो कि आपको समझ में आ जाएगा आगे के एपिसोड में। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही पसंद आएगा। बहुत मेहनत लगती है, मैं ऐसे वैसे कुछ भी फटाफट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ पाए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात समझोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ड्रामा की तरफ। ये लोग कोई डरावनी बातें कर रहे होते हैं। वह मोटे कहती है कि क्या तुमने एक कहानी सुनी है? क्या तुम डरावनी कहानी पसंद करती हो? स्कूल में किसी को पता नहीं कि वह कौन है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वह कौन है, किसी को भी नहीं पता चलता कि वह कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। वो कहती है कि क्या सच में? एक और भूत की कहानी। और कहती है तुम इसके बारे में कुछ भी सोचो, हर क्लास में खाली सीटें होती है ना, मेरे ख्याल से वो वहाँ पर बैठी है। उसके दोस्त कहते शांत रहो, तुम बिना सेंस की बात कर रही हो, तुम्हारे ऊपर कचरे का कितना सारा बोझ है। उसकी दूसरी दोस्त कह रही होती है हम उसे वहाँ बैठे हुए देख नहीं सकते, किसी को कैसे पता चलेगा कि वो वहाँ पर भी है। मोटी कहती है कि उसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं, स्कूल एल्बम्स, सेल्फीज, इसलिए हम इसे जब गौर करते हैं, ऐसे लोग जिन्हें आप बिल्कुल नहीं पहचानते, फिर आप सोचते हैं कि मैंने कभी उसे अपनी कक्षा में देखा है। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम अभी शांत हो जाओ। वह कहती है रुको, क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? जो भी हो, मुझे भूख लगी है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद उसके स्टोर में कोई और आता है। उसके स्टोर में एक औरत आती है जो कि बहुत ही अलग होती है, जैसे कि वह कोई अजीब हो। सीधे आकर उस बल्ब को टच करने वाली होती है। वॉन यंग कहता है कि रुक जाओ, शक्ल से तो अजीब लग रही है, इसका कुछ डेटा दिया नहीं हुआ है कि ये कौन है। चलिए ड्रामा के अगले एपिसोड में पता चलेगा। फिर यहाँ पर बिना कुछ बोले वॉन यंग को घूर के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर एक आदमी और आया था, उसने भी वैसा ही किया था। यहाँ पर लगभग रात हो जाती है। यहाँ पर चारों दोस्त अपने घर जा रहे होते हैं, एक दूसरे से मस्ती भी कर रहे होते हैं।
वह मोटी फिर से शुरू हो जाती है। क्या तुम इस गली की कहानी जानते हो? उसकी दोस्त कहती है कि क्या यह कहानी इस बारे में है क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा है। यहाँ पर युंजू कहती है कि मुझे अपनी मम्मी का काम निपटाने के लिए यहाँ से जाना पड़ता है। मोटी कहती है मैंने सुना है यहाँ पर पूरी रात में कोई घूमता रहता है और तुम अजीब सा गाना भी सुन सकते हो। उसकी दोस्त कहती है अरे तुम बस करो, चलो ना अभी चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर वह मोटी पागलबंदी करके वहाँ से चली जाती है, यानी कि वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर युंजू अकेली इस रास्ते से जाने वाले हैं। पर यह ड्रामा बहुत ही अच्छा है, इसको आप एंड तक देखिएगा। यहाँ पर वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। यहाँ पर वह निश्चित रूप से आगे बढ़ती है। वह अपनी फ़ोन की फ्लैश स्टार्ट करके आगे बढ़ती है क्योंकि उसके पास कोई और लाइट नहीं है। उस समय बहुत ही जोर से बारिश हो रही होती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पर यहाँ पर थोड़े समय के बाद उसे पैरों की आवाज़ आती है। उसे लग रहा था कि कुछ वहम है, पर पैरों की आवाज़ बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ऐसा लग रहा था कि पैरों के आवाज़ के साथ वह कुछ घसीट कर लेके आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत नज़दीक आ चुका है। पर यहाँ पर युंजू बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। देखो ब्लैक कपड़े दिख रहे हैं, पता नहीं कौन है। फिर यहाँ पर युंजू लाइट शॉप में आ जाती है भागते हुए। फिर यहाँ पर युंजू कहती है कि हाय हेलो सर। वार्निंग कहता है कि हाय युंजू, तुम मंदिर में भाग कर आई, तुम्हें चोट नहीं लगी ना? तुम यहाँ पर फिर से अपनी माँ के लिए? यहाँ पर युंजू कहती है कि हाँ, मम्मी ने मुझे एक दूसरा बल्ब लाने को कहा है। वार्निंग कहता है तुम यहाँ पर बैठो और रिलैक्स करो। वार्निंग कहता है कि तुम कौन सा खाओगी? युंजू कहती है येलो वाला बटर फ्लेवर। वार्निंग कहता है कि तुम हमेशा येलो ही खाती हो। वो कहती है कि हाँ, मेरी माँ बचपन में यही खाती थी। फिर यहाँ पर वह चॉकलेट खा लेती है। क्या मैं तुम्हें बच्ची लगती हूँ? मैं अपनी कैंडी खुद नहीं खोल सकती? वार्निंग हंसता है और कहता है कि मेरी आंखों में तो तुम एक बच्ची हो। युंजू कहती है कि मेरी माँ भी मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करती है। वार्निंग कहता है कि हाँ, तुम एक बच्ची ही हो और इसे बच्चे ही पहनते हैं जो कि तुमने पहना है। युंजू कहती है हाँ, ये वाला जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ने ये दिया था। वार्निंग कहता है मतलब तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं? युंजू कहता है हाँ, वास्तव में बहुत ही प्रोटेक्टिव है, वो बहुत काम करते हैं इसलिए मैं उन्हें ज़्यादा देख नहीं पाती। ऐसे वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं। अब हम जाएंगे मेन टॉपिक पर। यहाँ पर वार्निंग जब कॉफ़ी पी रहा होता है, फिर यहाँ पर युंजू की नज़र कॉफ़ी के रेफरेंस पर जाती है। युंजू कहती है कि मतलब कि तुम बहुत ही कॉफ़ी पीते हो? क्योंकि मैं बहुत ही लेट ओपन करता हूँ। युंजू कहती है पर तुम लेट ओपन क्यों करते हो? कहता है क्योंकि सुबह होती है। युंजू कहती है इतना लेट कस्टमर कौन आएगा? वह कहता है एक आदमी के लिए भी मुझे वेट करना होगा। वह कहती है कि यह जगह बहुत ही डार्क और स्कैरी है। वार्निंग कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, देखो खुद को ही देख लो, तुम इतना लेट आई हो। युंजू कहती है कि ऐसा नहीं है। युंजू कहती है बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत घूमते हैं। वार्निंग कहता है वो सब कहानियाँ हैं। वार्निंग कहता है क्या तुमने उसे देखा था? युंजू कहती है कि बहुत ही अंधेरा था। यहाँ पर युंजू को बहुत टाइम हो गया होता है, उसे घर जाना होता है। वार्निंग उसे एक लाइट देता है रास्ते में उजाला करने के लिए ताकि वह जा सके। फिर यहाँ पर युंजू वहाँ से चली जाती है। युंजू ने जो वेफर्स खाए थे वो उसको उस डिब्बे में रख देता है। यहाँ पर वह लड़की बहुत ही अजीब बिहेवियर कर रही होती है और इसका नाम लगभग जियंग होता है। वो यहाँ पर टॉवेल लाकर कहता है कि लो इसे पोंछ लो, पर वह लगातार उसे ही घूर रही होती है जैसे कि कोई अपने शिकार को घूरता है उस तरह। वह सोचता है कि मुझे ये ऐसे क्यों देख रही है कब से। जब वह उसके हाथ से टॉवेल लेता है फिर वह उसका हाथ देखकर डर जाता है और फिर वह कांपने लगता है क्योंकि उसके हाथों की उंगलियां फूल गई थी, उसमें खून जमा हो गया था। उसे याद आता है कि उसने लगातार बेंच बजाया था। जब वह बाहर आता है तो वह अपना बैग पटक देती है। बैग को पटकते ही वह काफ़ी डर जाता है। फिर यहाँ पर थोड़ी देर के बाद वह बैग खोलती है। वह यहाँ पर धीरे धीरे बैग खोलती है। यहाँ पर बैग खोलने के बाद उसमें से चाकू और कैंची निकलती है। यहाँ पर ह्यूनमिन काफ़ी डर रहा होता है। यहाँ पर वह कैंची लेकर उसके तरफ बढ़ती है। एक बार और सुन लो, यहाँ पर वार्निंग रियलिटी में बूढ़ा होता है। वह शीशे के अंदर बूढ़ा दिखता है। यहाँ पर युंजू उसी 8वें फ्लोर पे रहती है जहाँ पर ह्यूनमिन रहता है। यहाँ पर युंजू अपने घर जा रही होती है तो यहाँ पर जियंग उस कमरे से बाहर आ रही होती है जैसे कि उसका काम तमाम कर दिया हो। पर यहाँ पर युंजू उसे नमस्ते कह देती है। यहाँ पर वह नमस्ते सुनते ही रुक जाती है। फिर यहाँ पर युंजू अपने घर चली जाती है। यहाँ पर उसके बैग से खून बह रहा होता है। फिर यहाँ पर जियंग पीछे मुड़ती है।
स्टार्टिंग में ये होता है कि ये लड़की ऊपर देख रही होती है और इसका नाम है सियोन है। वो अंकल कहते सोचो मत, ये रूम बहुत ही अच्छा है। पर यहाँ पर वह उस बल्ब को देख रही होती है। वह अंकल कहते हैं कि इस पानी के प्रेशर को देखो। सियोने कहती है कि इस विंडो के साथ क्या हुआ है। वो अंकल कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक सड़क है। हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसी यंग महिलाएं सुरक्षित रहे। सियोने कहते हैं कि दरवाजे पर लगा ताला कितना मजबूत है। वह कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से आपको वह चाबी मिल जाएगी। मैं आपसे कहूँगा कि आप ताला चेंज कर लो। नए किराएदार आमतौर पर यही करते हैं। वहाँ पर वह पूरा घर देख रही होती है। पानी कितना आ रहा है नहीं, ये सब देख रही होती है। अंकल कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें आखिरी वाला लेना चाहिए। वो तो आपके बजट के अंदर ही था। मेरे कहने का मतलब यह था कि वो अपार्टमेंट भले ही पुराना था पर काफ़ी अच्छा था। सियोने कहती है मुझे अपार्टमेंट से नफरत है क्योंकि वहाँ पर बहुत पड़ोसी होते हैं। वह कहती सुनिए, यहाँ पर डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। और कहती है यहाँ पर बहुत ही शांति है। अंकल कहते हैं यह घर गली के पीछे है, यहाँ के आसपास के घर सभी खाली है, इसलिए यहाँ पर शांति है। यहाँ पर वह पूरा घर देख रही होती है क्योंकि उसे एक घर लेना है। उसे रेंट पर एक घर चाहिए। यहाँ पर ये डोर ओपन नहीं हो रहा होता है। वो कहता है ये डोर ओपन नहीं हो सकता, कमरा अभी तक तैयार नहीं हुआ है, इसलिए आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। कहती है तब तक मुझे क्या करना चाहिए। यही वजह है कि यहाँ का डिपॉजिट बहुत ही सस्ता है। इसके अलावा घर में 2 और भी कमरे हैं। वह कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना सस्ता है। फिर यहाँ पर वह रूम बुक कर लेती है। यहाँ पर अपना सब सामान रख देती है। वह अपना सभी सामान घर में रख रही होती है। उस वक्त शाम हो गई थी। यहाँ पर वह घर में सिर्फ अकेली रहने वाली है। जहाँ पर वह रह रही है वह जगह सेफ नहीं है। वहाँ पर स्ट्रेंजर लोग घूमते हैं जो कि इंसानों में आते ही नहीं हैं। वह कपड़े रखती है, खाना बना के खाती है। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। यहाँ पर जब वह दीवार पे कील ठोक रही होती है तो यहाँ पर गलती से उसके हाथ पर चोट लग जाती है। फिर यहाँ पर वह शीशा लगा देती है। यहाँ पर रात में एक लड़का गाना गाते गाते स्कूल से घर जा रहा होता है क्योंकि उस गली से निकलने के लिए रात में उसे बहुत डर लग रहा होता है, इसलिए वह गाना गाते गाते जा रहा होता है। जब वह जा रहा होता है उसे अजीब सी आवाज़ आती है। अचानक से वहाँ पर वह रुक जाता है। वह सोचता है कि मेरे पीछे कोई है तो नहीं, क्या उसने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा मेरा। उसे डर लग रहा होता है कि मेरे कोई पीछे तो नहीं है। वह पीछे देखता है पर यहाँ पर खुशी की बात है कि यहाँ पर पीछे कोई होता नहीं है। उसे डर लग रहा होता है इसलिए वह फटाफट चलने लगता है। उसी वक्त उसे पैरों की आवाज़ आती है। वह रुकता है और पीछे देखता है। उसे बहुत डर लगता है वह अंधेरा देखकर। फिर वहाँ से रफ्तार से भाग जाता है। यहाँ पर यह अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही होती है। उसी वक्त उसे उस लड़के के गाने की आवाज़ आती है। उस लड़के का नाम जीहंग होता है। यहाँ पर वह गाना सुन के परेशान होती है। उसे डिस्टर्ब होता है। जोर जोर से गाना गाते हुए भाग रहा होता है। फिर वह उस लाइट शॉप के पास पहुंच जाता है। फिर यहाँ पर वह लाइट शॉप को देखता है। फिर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वह रात में काम करते करते सो जाती है। फिर अचानक से घर की लाइट चली जाती है। फिर वहाँ पर साइड में किसी की परछाई दिख रही होती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगली रात फिर से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अगली रात जब वह किताब पढ़ रही होती है तभी अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है। वह लाइट चालू करके आती है, फिर से अपने आप लाइट चली जाती है। यहाँ पर अगला सीन होता है हॉस्पिटल में। उस आदमी की सेहत में कोई फर्क नहीं हो रहा होता है। डॉक्टर कहता है ऐसा लगता है कि कुछ और करने को है नहीं, इस पर तुम लोग थोड़ी देर और नज़र रखो, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। यहाँ डॉक्टर उनके परिवार के लोगों को कहते हैं कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप लोग इंतज़ार कर सकते हो। अब इससे बच पाना मरीज़ के इच्छा पर निर्भर करता है। वो औरत कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप मेरी हेल्प करो, मुझे अच्छे से समझाओ। डॉक्टर कहते हैं कि सॉरी मैम, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज़ के जीने की इच्छा कितनी है। वो रोती हुई कहती है कि आप ये क्या कह रहे हो, क्या अच्छे हो तुम, अगर आप हेल्प के लिए कुछ नहीं करोगे तो। उसकी पत्नी बहुत रोती है। उसके पति पर निर्भर करता है कि अब वो आज बच पाएगा या नहीं। डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। यहाँ पर सियोने नहाकर अपने बाल सुखा रही होती है। वह फिर से गाना गाते हुए उसी रास्ते से जा रहा होता है। उसी रास्ते से उसे कोई भागता हुआ दिखता है। वह और कोई नहीं, युंजू होती है, जो कि भाग जाती है वहाँ से डर कर। यहाँ पर वह अपने लैपटॉप में काम कर रही होती है। यहाँ पर उसे उसी लड़के के गाने की आवाज़ आती है। वह कहती है अबे यार फिर से आ गया। फिर यहाँ पर उसके घर की लाइट वापस चली जाती है। यहाँ पर सियोने फिर दरवाज़ा खोलती है। यहाँ पर युंगजी बाथरूम में बैठी होती है। आवाज़ आ रही होती है, बताओ ये अच्छा कैसे है, आप हमारी कोई मदद क्यों नहीं कर पाए। वहाँ पर बाथरूम के बाहर कोई होता है।
कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। आप सब कह रहे हैं कि ये उस पर डिपेंड करेगा, मरीज के जीने की इच्छा पर। यंगजी कहती है कि आई एम सॉरी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सब सही हो जाए। वह कहती है मतलब उसके जीने की इच्छा पर। यंगजी कहती है हाँ। वह कहती है वास्तव में ऐसा कैसे होता है, वह व्यक्ति ऐसी हालत में है नहीं तो वह व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार जिंदा कैसे रह सकता है। यंगजी कहती है कि मैं इसके बारे में हमेशा उत्सुक थी। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं बेहोश पाई गई थी। डॉक्टर ने यही बात मेरी माँ से कही थी। अब आप समझ लो, मरीज की इच्छा ही महत्वपूर्ण है। हम बस प्रे कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाए और हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वहाँ पर अचानक से लाइट बंद हो जाती है। फिर वहाँ से कोई आवाज़ आती है। उसे कैसे भी करके तुम्हें बचाना होगा। अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करके उसे बचाओ। मैं नहीं जानती, तुम्हें उसे बचाना होगा। तुम कैसे भी करके उसे बचाओ। यहाँ पर यंगजी डर जाती है। कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैं उसे कैसे बचाऊं। फिर वहाँ पर सब सही हो जाता है। बाहर से वह कहती है कि क्या तुम ठीक हो? वहाँ अंदर सब कुछ ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सियोने जब दरवाज़ा खोल के बाहर आती है, बाहर तो बल्ब जल रहा होता है। यहाँ पर यह जब गाना गाते हुए गुजर रहा होता है। कहती है तुम ही हो ना जो पूरी रात यहाँ से गाना गाते हुए निकलते हो? वो ऐसा बोलती है पर वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वे दोनों घर चले जाते हैं। वो कहती है कि युतम उठ जाओ, क्लास पूरी हो गई है। वह कहती है कि बस 10 मिनट। यंजू कहती मैंने कहा ना क्लास पूरी हो गई है। वह कहती है तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे सोने दो। यहाँ पर यंजू उसे अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर यंजू जब जा रही होती है तो उसे जाते हुए देखता है। यहाँ पर यंजू की लाइट बंद हो जाती है तो उस लाइट को घुमाकर चार्ज करती है। वह औरत उसे देखती है। बारिश बहुत हो रही होती है। यंजू उसे इंसान समझ लेती है। कहती है कि इसे मेरे साथ शेयर करना चाहोगी? वो औरत कहती है तुम कौन हो? कहती है कि मैं बस इस एरिया की स्टूडेंट हूँ। वह कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो? यंजू कहती है लाइट शॉप जा रही हूँ। स्टार्टिंग में वह साथ में बात करते करते जा रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद वह चुप हो जाती है। यहाँ पर यंजू को बहुत ही अजीब से लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे उसके बाल बड़े हो रहे हैं। यहाँ पर यंजू डर रही होती है। फिर उसे वॉर्निंग की बात याद आती है। वॉर्निंग ने कहा था यहाँ पर स्ट्रेंजर घूमते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं, उससे बच के रहना। वो बहुत डर रही होती है। उसने हिल पहना था, उसके पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे, तभी भी वो आराम से चल रही है, उसे कुछ होता नहीं है। ये सब देखकर यंजू को अजीब से लग रहा होता है। यहाँ पर धीरे धीरे उसकी हाइट लंबी हो रही होती है। उसकी लंबी हाइट देखकर वो काफी डर जाती है। यंजू कहती है उन्होंने जल्दी आने को कहा था इसलिए मैं जा रही हूँ। यहाँ पर यंजू भागने लगती है पर वह स्ट्रेंजर उसके पीछे ही आ रही होती है। वह बहुत ही डरावनी दिख रही होती है। यहाँ पर यंजू भागती है और चिल्लाती है। यहाँ पर वॉर्निंग के कानों में उसके चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ पर वॉर्निंग शॉप खोल के बाहर आता है। यहाँ पर यंजू कहती है कि वह देखो, वह बहुत ही नजदीक आ रही होती है। वॉर्निंग कहता है कि तुम जाओ। यहाँ पर यंजू वहां से चली जाती है। यहाँ पर जब वॉर्निंग अपना चश्मा खोलता है उसकी हाइट पहले की तरह हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। यहाँ पर यूतन उठ जाती है। वो बोलती है कि अरे किसी ने वेट भी नहीं किया मेरा। वहाँ पर जो खाली बेंच था वहाँ पर कोई बैठा होता है। क्या तुमने मुझे देखा? क्या तुम मुझे देख सकती हो? यहाँ पर सियोने सो रही होती है पर उसके बेड पर पानी टपक रहा होता है बारिश की वजह से। यहाँ पर जियोंग को रास्ते में जीहंग दिखती है। उसे कहता है कि सॉरी मैं डर गया था। बहुत लोग रात में इस गली का उपयोग नहीं करते हैं। वो सीधा कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? कहता है कि मैं लाइट शॉप के आगे जा रहा हूँ। कहता है कि चलो मैं आपको साथ में घर छोड़ देता हूँ। जियोंग कहती है कि क्या तुम अकेले हो? जियोंग कहता है हाँ सही कहा। उसके घर पे वापस लाइट चली गई होती है। इस बार तो चालू भी नहीं हो रही होती है। फिर वह बाथरूम में टॉर्च करके नहा रही होती है। फिर यहाँ पर जब वो नहा कर आ जाती है, जहाँ से बाथरूम का पानी जाता है वहाँ पर उसे बहुत सारे बाल दिखते हैं। वह बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं। फिर वह काफ़ी डर जाती है। यहाँ पर जियोंग सियोन के घर के पास पहुँचता है। जियोंग कहता है कि इस गली में हमेशा अंधेरा रहता है पर यह खिड़कियाँ रोज़ की तरह चमक रही है। फिर यहाँ पर जियोंग उस घर की तरफ देखती है। जियोंग कहता है कि मैंने यहाँ पर जाग के देखने की कोशिश की, मुझे लगा कि यहाँ पर कोई रहने आ गया है और फिर लाइटें बुझ गई और खिड़की खुल गई थी। वह सियोन के बारे में कह रहा होता है। उसने कहा था कि तुम गाना गाते हुए क्यों जाते हो यहाँ से? यहाँ पर जियोंग कहता है कि पर मैंने देखा कि उसके पीछे और भी कोई था। तुम्हें क्या लगता है
कि वो एक साथ थे। फिर यहाँ पर धीरे से पीछे का दरवाज़ा खुलता है। फिर उसे समझ में आता है कि अपने आप लाइट बंद क्यों हो रही थी, क्योंकि उसके अलावा कोई और भी उसके साथ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, तो मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। क्योंकि वह अंधेरे में छुप सकती थी, वह किसी भी तरह मेरे साथ इस घर में रह रही थी। यहाँ पे जियंग कहती है कि ये हो सकता है कि वे एक दूसरे को जानते हो। जियंग कहता है कि नहीं मत जाओ, पर उसे क्या पता उसे रोकना उसके लिए खतरनाक है। अब उसके हाथों के नाखून देखिए। यहाँ पर जियंग काफ़ी डर जाता है। उसका बिहेवियर देख के जियंग को पता क्यों नहीं चला कि वो भी कोई स्ट्रेंजर हो सकती है। ऐसे ही किसी की गैरों की हेल्प करना ही क्यों। जियंग कहती है क्या तुम्हें चोट लगी? कहती है कि तुम और मैं बहुत हद तक एक जैसे हैं ना। फिर वह उसके पैर की तरफ देखती है। जियंग सोचता है ये मेरे पैर के साथ क्या हुआ, क्योंकि उसका पैर उल्टा हो गया था। पता नहीं उसने उसके पैर के साथ क्या किया। कैसे भी करके वो वहाँ से भागता है। यहाँ पर उसका पैर उल्टा हो गया था, तभी भी वो भागने की कोशिश करता है। यहाँ पर सियोने घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वह दरवाज़ा खोल नहीं पाता है। वह बहुत चिल्लाती है, वह बहुत जोर जोर से भागता है, पर वह घर नहीं पहुँच पा रहा होता है। वो वापस वही सेम जगह पर आ जाता है। पता नहीं ये लोग है कौन, भूत की तरह तो है नहीं। यहाँ पर सियोन शीशा तोड़ रही होती है ताकि वह दरवाज़ा खोल पाए, पर वह दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। वह अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी चिल्लाती है। यहाँ पर जियंग भागते भागते चिल्लाता है कि कोई है, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं और नहीं भाग सकता हूँ। पर वो आगे नहीं जा पाता है। वह घूमकर सेम जगह पर आता है। उसने पता नहीं ऐसा क्या जादू किया है कि वह आगे नहीं जा पाता है। यहाँ पर सियोन घर से बाहर जाने के लिए चिल्ला रही होती है। कहती है प्लीज डोर लॉक हो गया, मैं नहीं जा पा रही हूँ, प्लीज मुझे बचाओ कोई। वह काफी दर्द में होती है। यहाँ पर फिर से वो वहां पर ही पहुंच जाता है। कहता है कोई मेरी मदद करो यहाँ से बाहर निकलने में, मुझे अभी इसी वक्त घर पे जाना है। यहाँ पर सियोन कहती है क्या तुम बाहर हो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, मुझे बचाओ यहाँ से। सियोन कहती प्लीज ये डोर खोलो, प्लीज मेरी हेल्प करो। लगभग वे दोनों रो रहे होते हैं, एक दूसरे की आवाज सुन नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जियंग लाइट शॉप में आती है। वह अपना बैग घसीटते हुए आ रही होती है। वह उसकी शॉप देख रही होती है। हमारा हीरो उसे बस देख रहा होता है कि वह क्या कर रही है। वह ध्यान से वहाँ पर रखी हुई लाइटें देख रही होती है। यहाँ पर वॉर्निंग कहता है कि क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? जियंग कहती है शायद तुम्हें पता होगा कि यह क्या है। वॉर्निंग कहता है कि बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, शायद मैं तुम्हारे लिए वह ढूंढ सकूं। यहाँ पर उसके बैग से खून बहता है। पता नहीं वह किस किस को मार के आती है। थोड़ी देर के बाद लाइट शॉप में डिटेक्टिव आते हैं, वही स्ट्रेंजर का पता लगाने के लिए। यहाँ पर बाहर से कोई दरवाज़ा बजा रहा होता है, पता नहीं कि वो है कौन। वो दरवाजे के बाहर देखती है पर कोई नहीं होता है। फिर वो वापस सोने के लिए जा रही होती है। फिर वहाँ पर वापस कोई दरवाज़ा बजाता है। वह गुस्सा हो जाती है, मुझे पता है कि तुम वहाँ पर ही हो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, मैं और तुम्हें नहीं देखना चाहती। अबे मैंने पुलिस को बुलाया है, यहाँ से भाग जा। थोड़ी देर के बाद वह दरवाजा खोलकर बाहर देखती है। जब वह खिड़की से बाहर देख रही होती है, फिर वहाँ से रफ्तार से उसके कमरे में कोई चला जाता है। यहाँ पर कोई औरत को नीचे धक्का दे देता है। यहाँ पर यह आदमी अपने आगे पीछे देखकर उस बस में चढ़ जाता है। यहाँ पर जब बस का दरवाजा बंद होता है, उसी वक्त वहाँ पर डिटेक्टिव आते हैं और बस का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं और बस में चढ़ जाते हैं और बस ड्राइवर को इंजन टर्न ऑफ करने को कहते हैं और कहता है कि सभी पैसेंजर बस से एग्जिट हो जाओ और कहता है कि इस तकलीफ़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर पूरी बस खाली हो गई होती है, पर वह आदमी नहीं गया होता है। थोड़ी देर के बाद वह डिटेक्टिव उसे ढूंढ लेता है। जब वह सामने देखता है चौंक कर, तो बस से एक लड़की जा रही होती है। वह लड़की उसकी तरफ देखती है। डिटेक्टिव कहता है कि मुझे तुम चौंक कर क्यों देख रहे हो, और उस आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया होता है। वह कहता है हम आपके समर्थन में हैं, अब से हम सस्पेक्ट को अपने साथ ले जाएंगे। यह डिटेक्टिव कहता है कि रुको, मैंने उस कमीने को अभी बहुत कुछ नहीं सिखाया है। वो कहते हैं कि पर क्या? डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम नए हो, मैंने सही कहा ना, और वह शिष्टाचार के लायक नहीं है। वह कहता है कि सर यह नो स्मोकिंग जोन है। फिर यहाँ पर वह स्मोक नहीं करता है। यहाँ पर डिटेक्टिव कुछ केस डिफाइन कर रहा होता है। यहाँ पर उस बुक में एक लड़की होती है जिसके चेहरे पर खून होता है। यहाँ पर डिटेक्टिव के पास कोई फाइल लेके आता है। हमसडोंग नाम का एक बुजुर्ग मर गया था, उसका केस लेके आता है। कहता है कि विटनेस के अनुसार वह व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद था, जिसे पता चला कि ये पूरी घटना दुर्घटना थी। बस वो लोग इस केस के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर किसकी मौत हुई थी। वहाँ पर डिटेक्टिव आते हैं। वे लोग डिटेक्टिव से कहते हैं कि पता नहीं
कि ये एक मामला है या एक दुर्घटना है, पर यह एक दुर्घटना की तरह दिख रहा है। यहाँ पे डिटेक्टिव जाते जाते कहते हैं कि तुमने ही कहा था ना स्मोक ना करने को। वो कहता है कि इन्हें ये बात अभी तक याद कैसे रही। वह दूसरा पुलिस वाला कहता है कि इनकी आंखें बहुत तेज है और इन सर का स्कोर काफ़ी अच्छा है। डिटेक्टिव कहते हैं कि मौत का कारण क्या है। संगुन कहता है कि वह कहता है कि अचानक से मौत हुई है। डिटेक्टिव कहते हैं कि ये कौन है। संगुन कहता है कि उनकी वाइफ का बहुत साल पहले निधन हो गया था और उनके बच्चे विदेश चले गए, इसलिए वह अकेला रह गया था और यहाँ पर उनकी मौत इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। कहता है तो फिर उसका भाव ऐसा क्यों है, एकदम से शांत। डिटेक्टिव खोज रहे होते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इंसान ऐसे कैसे मर सकता है। मोबाइल चेक करते हैं, पूरा घर चेक करते हैं, इन्फेक्शन से वो कैसे मर सकता है। फिर यहाँ पर डिटेक्टिव घर आ जाते हैं और अपने हाथ पाथ धोते हैं। तभी उनके पास उनकी पत्नी अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके आती है। उस वक्त वह काफ़ी खुश दिख रही होती है। डिटेक्टिव का रिएक्शन ऐसा था कि वहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर डिटेक्टिव अकेला बैठा बैठा टीवी देख रहा होता है। उस वक्त का सीन जब वो अपनी पत्नी के साथ था। यहाँ पर डिटेक्टिव जब अपनी पत्नी के साथ बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर तभी उनके पास इमरजेंसी कॉल आता है। वो अपने पत्नी से कहता है मैं जा रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है। उसकी पत्नी कहती है कि गाड़ी की चाबी और पुलिस आईडी कौन लेगा। अब उसे याद कर रहा होता है, अब वह सिर्फ अकेला है। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद वो अपना खाना खाता है। यहाँ पर वह सियोनडोंग विक्टिम की फाइल लाता है। यहाँ पर वे इन्फेक्शन केस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव अंकल से पूछते हैं कि वे शराब मंगवाते थे या नहीं। अंकल कहते हैं अब तो ऐसा अक्सर होता है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए इम्पीरियल पैलेस में जाना पड़ेगा, जो कि एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। यहाँ पर डिटेक्टिव वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कहता है कि तुम इस क्षेत्र में कहाँ तक डिलीवरी करते हो। वह कहते हैं कि बस पड़ोस पड़ोस में, और कहता है कि लगभग हम पूरा क्षेत्र कवर करते हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव डम्बलिंग रेस्टोरेंट में भी जाता है। वो कहता है सियोनडोंग तो हमारे से बहुत दूर है, वहाँ पर भी उसे कुछ जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ पर वह तीसरे रेस्टोरेंट में भी जाके पूछता है, पर उसे कोई जानकारी खास नहीं मिलती है। यहाँ पर वह किसी और रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर कि स्पाइसी नूडल्स मिलती है। वह अंदर जाता है पर वहाँ पर कोई होता नहीं है, बस वहाँ पर रेस्टोरेंट का मालिक होता है। वे कहते हैं कि तुम क्या ऑर्डर करना पसंद करोगे। यहाँ पर वे कुछ ऑर्डर करते हैं। वो मालिक कहते हैं कि बस थोड़ी देर इंतज़ार करिए। यहाँ पर वह जब खाना बना रहा होता है, वहाँ पर डिटेक्टिव पूरा रेस्टोरेंट देख रहे होते हैं और यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में भी क्विक डिलीवरी होती है। यहाँ पर डिटेक्टिव का खाना तैयार हो जाता है, पर यहाँ पर डिटेक्टिव उस पर नज़र रख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम डिलीवरी करते हो। वो कहता है कि समटाइम्स करते हैं, और कहता है कि डिलीवरी ऐप्स आपको लिस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि मुझे ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिलते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि तो फिर उसने ऑर्डर कैसे दिया। वह कहता है कि ग्राहक हमेशा खाना ऑर्डर करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है। यहाँ पर डिटेक्टिव कहता है कि सच तो यह है कि उसने ऑर्डर किया ही नहीं था, हालांकि यहाँ से सियोंगडोंग बहुत दूर है। यह सब सुनकर वह सब्जी काटना बंद कर देता है। यहाँ पर डिटेक्टिव कहता है कि हालांकि उन्होंने उसे प्राकृतिक रूप से मर गया है यह घोषित किया था, पर मेरे लिए ये सस्पिशियस था। पर मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसका शांत एक्सप्रेशन नेचुरल नहीं था। मैं अभी भी शौक में हूँ कि उसे हुआ क्या था। कहता है क्या तुम जानते हो क्राइम सीन्स सच्चाई सामने ला सकते हैं। उन्होंने पहली बार टीवी पर रिप्ले का उपयोग किया था, जो कि एक पहला सुराग था। वह दाएं हाथ से काम करने वाला व्यक्ति था, पर वहाँ पर रिमोट कंट्रोल उसकी बाईं ओर था। कहता है कि इसलिए मैंने सोचा कोई वहाँ था और फिर चला गया था। कहता है कि लीवर के धब्बे जो कि मैंने देखे। कहता है कि जो मैं सॉस खा रहा हूँ वो वहाँ पर था। कहता है कि यह तुमने किया है। वह कहता है और तुम कौन हो। वह कहता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ। फिर वह कहता है कि तो फिर तुम इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो। मुझे डर है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें यकीन है। वो कहता है कि हाँ। यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि अब क्या, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ पर फिर उसे खाने के पैसे देता है। डिटेक्टिव यहाँ पर पीछे मुड़कर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कहना चाहिए कि फिर मिलेंगे। फिर वो कहता है कि ओके सर,
फिर मिलेंगे। हमारे सर का सब केस के बारे में सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा होता है। यहाँ पर रात में एक लड़की जोर जोर से भाग रही होती है। उसके पीछे कोई बाइक लेके रफ्तार से आ रहा होता है। वह लड़की जोर जोर से भाग रही होती है। यहाँ पर वो बहुत ही नज़दीक आ जाता है। तभी अचानक से डिटेक्टिव वहाँ पर आ जाते हैं। डिटेक्टिव को पता होता है कि वह रेस्टोरेंट का मालिक ही है। जब वो उसका हेलमेट निकालता है वो वही होता है। डिटेक्टिव कहते हैं, तुमने कहा था ना फिर मिलेंगे। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तुम फिर से हत्या करने की कोशिश कर रहे थे ना? तुम बहुत ही बकवास हत्यारे हो। क्या कोई किसी लेडीज को मारता है? वो कहता है, क्या तुमने भी उस औरत को देखा? डिटेक्टिव कहते हैं कि वो औरत से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अपने आप खड़ी हो सकती हो? वो औरत कुछ भी नहीं बोल रही होती है। फिर दोनों ध्यान से उस औरत को देख रहे होते हैं। वो औरत वहाँ पर धीरे धीरे खड़ी होती है, जैसे कि उसे पहले से चोट लगी हुई है, जैसे कि वह जिंदा है ही नहीं। जब यहाँ पर डिटेक्टिव उसे देखता है कि तब उसे याद आता है कि ये लड़की तो पहले से मर चुकी है। फिर यहाँ पर उसके चेहरे से जोर जोर से खून बहने लगता है, आग कान सब जगह से, क्योंकि वह पहले से मर चुकी थी। कहता है कि तुम तो पहले से मर चुकी हो। वह कहता है कि जासूस, तुम्हारी नज़र तो बहुत ही अच्छी है। अगर वो यहाँ पर है तो वह इंसान नहीं हो सकती। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है, पर यहाँ पर डिटेक्टिव उसे फिर से पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हारी आंखों में क्या है, क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही अलग दिख रही थी। फिर अभी आता है लाइट्स ऑफ का सीन। वार्निंग कहता है कि बताओ कि तुम क्या ढूंढ रही हो, तुम बताओ मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। पर वहाँ पर खून बह रहा होता है। तभी उसी वक्त डिटेक्टिव आते हैं। कहते हैं कि मैं डिटेक्टिव हूँ, और कहता है कि मैं सस्पेक्ट को ढूंढ रहा हूँ। मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसके छोटे बाल है और उसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर है और वह एकदम सादा दिखता है। कहता है कि तुम उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने उसे इसी मोहल्ले में खो दिया है, क्या तुमने उसे देखा है? इस समय सिर्फ यही एक खुला स्थान है। यहाँ पर जियंग जब वहाँ से जा रही होती है, यहाँ पर डिटेक्टिव वह खून देखता है। यहाँ पर फिर उसे कहता है कि रुक जाओ। वो कहता है क्या तुम्हें चोट लगी है? यहाँ जियंग कहती है कि नहीं, आज मेरी बॉडी ठीक नहीं है। वो विश्वास कर लेता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम है जो किसी औरत को महीने में एक बार होती है। कहती है कि जैसा कि आपने कहा, इस समय यही एकमात्र खुली जगह है। मैं बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी, पर यह कभी बंद नहीं हुई। यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि लो इसे पहन लो, तुम ये अपने साथ ले जाओ, मेरे पास दूसरे कोट भी है। वो उसे कोट पहनाता है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। या वो भागते भागते लाइट शॉप जा रही होती है। फिर यहाँ पर वह रुक जाती है। उसे वो बात याद आती है। फिर वह कहती है मेरी मम्मी ने बल्ब लाने को कहा है, मुझे वहाँ से जाना पड़ेगा। वह भागते भागते जियंग के पास से गुजरती है। फिर उसे समझ में आता है ये तो यूंजू थी। स्टोर के पास आकर कहती है, सर। यह वार्निंग कहता है तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा बहुत वेट कर रही है। फिर यहाँ पर यूंजू चली जाती है। यहाँ पर डिटेक्टिव कहते हैं कि देर रात तुम्हारे पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं, मैं भी किसी तरह से यहाँ पर खिंचा आ गया था। कहता है कि यह जगह काफ़ी अजीब है। यहाँ पर वार्निंग कहता है कि तो वो क्या है जो कि इस स्थान पर आपको लेके आया है? कहता है कि इन लाइटों के हिसाब से दुकान पर ध्यान जाता है। वार्निंग कहता है कि नहीं, मैं दुकान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग में मेडिकल सेंटर का सीन होता है। जो ये गाड़ी लेकर जा रहा है यह एक डॉक्टर है। दोस्तों, हमारे चौथे एपिसोड का नाम है आउटसाइडर, और यहाँ पर बाहर के लोग अलाउ नहीं है। यहाँ पर एक डॉक्टर कुछ काम कर रही होती है। वह कहता है कि तुम्हें सब कुछ याद है ना? वह कहती है कि हाँ। फिर कहता है कि ताबूत में कोई खराबी है क्या? कहती है कि ओ, हमारे पास और कुछ नहीं बचा है। कहता है कि क्या ये लास्ट है? वह कहती है कि हाँ ये लास्ट है। कहता है कि चलो हम उसे तैयार करते हैं और मुर्दा घर में रख देते हैं। उसकी दफन के तारीख तक हमारे पास एक अलग ताबूत होगा। वह कहती है कि सर ये मैं काम पूरा कर लूँगी। जब वह उसे मुर्दा घर में रखने की तैयारी कर रही होती है तो अचानक से वह सांस लेता है। फिर वह काफ़ी डर जाती है। कहती है कि सर वो अभी मरा नहीं है, लाश ने आवाज़ की थी। डॉक्टर कहता है चिल्लाओ मत, वो तुम्हारी आवाज़ सुन लेगी। कहता है कि वह मर चुकी है पर वह लाश नहीं है, मरे हुए अभी भी लोग हैं। उसे फिर से वह आवाज़ आती है। डॉक्टर कहता है कि ये तो बस जमी हुई गैसों की आवाज़ है, तुम थोड़ी ताज़ा हवा लो। कहती है कि सॉरी मैं इसे पूरा कर लूँगी। कहता है कि जाओ आराम करो, हम इसे बाद में पूरा कर लेंगे, एक बार तुम इनसे भी माफ़ी मांग लो। वह कहती है ठीक है सर। कहती है कि मेरे से व्यवहार के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। यहाँ पर ये लोग इसे मुर्दा घर में रखने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो लोग उसके पैर और ये सब बांध देते हैं।
वे दोनों साथ मिलकर उसे पूरी तरह बांध देते हैं। डॉक्टर कहता है कि अब तो यह सब हो गया है, क्या तुम उसके परिवार को संपर्क कर सकती हो? वह कहती है कि ठीक है सर। यहाँ पर जब वह अपने नाखून काट रहा होता है उसी वक्त कोई बोलता है। वो लाश कहती है कि क्या मैं मर गया हूँ? डॉक्टर कहता है कि हाँ। वह कहता है कि मैं मर नहीं सकता, प्लीज़ आप ऐसा कहो कि मैं मरा नहीं हूँ। डॉक्टर कहता है कि ये तो बस तुम्हारा अफसोस है, तुम्हें अभी शांति से आगे बढ़ना चाहिए। फिर वह कहता है कि मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर कहता है मैं बहुत से लोग देखते रहता हूँ जो कि आपकी तरह ही करते हैं, वे भी अपनी खोई हुई चीज़ का शौक मना रहे हैं, यानी कि दुखी हो रहे हैं। फिर वह कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। डॉक्टर कहता है तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम मर चुके हो, कुछ लोगों के लिए इसमें काफ़ी समय लगता है। वो कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। डॉक्टर कहता है कि हम सभी डरते हैं, मैं वादा करता हूँ कि आपको शांति मिलेगी। फिर आवाज आती है कि अब मेरा क्या होगा? कहता है खैर तुम एक बेहतर जगह पर जा रहे हो। फिर कहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहता है कि ये दुनिया है, अंत में सबको जाना ही होगा और सबको आगे बढ़ना होगा। वे डॉक्टर कहते हैं कि प्लीज़ तुम रेस्ट करो, सब कुछ पूरा हो जाएगा तो हम आपके पास वापस आएंगे। वो कहता है कि यह तो बहुत ही अंधेरा है। डॉक्टर कहता है कि बहुत ही जल्द तुम एक उज्जवल दुनिया में होंगे। फिर कहता है कि क्या मैं अकेला हूँ? डॉक्टर कहता है कि हाँ, प्लीज़ तुम रेस्ट करो, तुम्हें आगे जाके बहुत ही अच्छी दुनिया मिलेगी, समझ रहे हो ना, जहाँ पर आपको अच्छा महसूस होगा। आवाज़ आती है कि क्या मैं यह जगह भूल जाऊँगा और सब कुछ? लाश को उसमें रखने के बाद रोने की आवाज़ आ रही होती है। जिसकी लाश होती है उसका नाम होता है जंगी हुई और उसका जन्म 1966 में हुआ होता है। महीना है 28 जनवरी, पर वह लड़की होती है। मैंने गलती से उसको लड़का कह दिया था और थीम में फर्क था और कुछ नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ड्रामा की तरफ। यहाँ पर कार से उतरने के बाद युंग जी अपने घर जा रही होती है। यहाँ पर उसे लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा था। जब वह पीछे देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता है। यहाँ पर जब वह लिफ्ट में चढ़ जाती है फिर उसके पीछे भी कोई लिफ्ट में चढ़ता है। फिर यहाँ पर लिफ्ट खुलती है। यहाँ पर वह आदमी भी उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर यंग जी कहती है कि आप कौन से फ्लोर पे जा रहे हो? वो कहता है कि 8वें फ्लोर पे। जिस फ्लोर पे यंग जी जा रही होती है उसे वहाँ पर ही जाना होता है। यंग जी कहती है तुम्हें 8वें फ्लोर पे क्यों जाना है? रात में वहाँ पर विजिटर्स को जाने की अनुमति नहीं है, बस वहाँ पर एक ही चीज़ है, इंटेंसिव केयर। मुझे पता है क्योंकि मैं वहाँ काम करती हूँ। कहता है कि क्या आपके पास बहुत सारे पेशेंट हैं, गंभीर रूप से घायल पेशेंट? क्या आपको लगता है कि वे लोग जाग जाएंगे? यंग जी कहते मुझे यकीन नहीं है कि वो लोग ऐसा करेंगे। आखिरकार वे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिर कहती है कि यह सब उनकी जीने की इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ पर वो रोने लगता है। इतने समय के बाद 2nd फ्लोर आता है। फिर यहाँ पर 3रा फ्लोर आता है। अब उस आदमी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर यहाँ पे यंग जी नीचे देखती है। फिर सोचती है ये पानी कहाँ से आया। जब यंग जी देखती है अंकल के शरीर से पानी आ रहा होता है। यंग जी कहते तुम ठीक हो? तुम्हें क्या कर रहे हो? उसके शरीर से काफी पानी आ रहा होता है। वहाँ पर पानी काफी भर जाता है। लाइट बंद चालू हो रही होती है। पानी इतना भर गया अभी तक 8वां फ्लोर नहीं आया। अभी तक लिफ्ट 6ठे फ्लोर पे ही है। फिर यहाँ पर यंग जी पानी में डूब जाती है क्योंकि पानी काफी ज्यादा भर गया था। पूरी लिफ्ट पानी से भर गई थी। अभी लिफ्ट 7वें फ्लोर पे पहुंची है। वह अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। फिर यहाँ पर सही सलामत वो 8वें फ्लोर पे पहुंच जाती है। जैसा वह देख रही थी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। डिटेक्टिव कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या तुमने देखा? लगभग उसकी उम्र 30 वर्ष है। छोटे काले बाल वाला आदमी, वह एकदम सादा दिखता है। वार्निंग कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। वह कहता है कि मुझे पता है मेरे ऐसे बोलने पर मुझे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर किसी तरह छुप सकता है, पर उस स्ट्रेंज व्यक्ति में एक अजीब बात है। अगर उसे तेज रोशनी में रखोगे तो उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमकने लगेगी। आप यहाँ पर ध्यान से डिटेक्टिव की आंखें देखो। क्या लगता है आपको ये इंसान है या ये भी उन्हीं स्ट्रेंज की तरह है? क्या ये सभी स्ट्रेंजर है? तो क्या वो यहाँ पर नहीं था? वार्निंग कहता है कि नहीं। कहता है वो क्या है जो कि तुम्हें यहाँ पर ले आया है? वो कहता है कि क्योंकि इन लाइटों की वजह से ध्यान जाता है। वार्निंग कहता है नहीं, मैं दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ। डिटेक्टिव कहता है कि वह स्कूटर चला रहा था और बस और भी हो रहा था, इसलिए मैंने उस आवाज़ को फॉलो किया और मुझे ये स्थान मिला। तुमने यहाँ पर स्कूटर आते हुए नहीं सुना? वार्निंग कहता नहीं, मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। फिर यहाँ डिटेक्टिव कहते हैं कि गुड बाय। वार्निंग कहता तुम थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाते, बहुत ही बारिश हो रही है। वह कहता है कि नहीं चलेगा, मेरे पास कोई छाता भी नहीं है। वार्निंग कहता इस समय यही खुली जगह है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो आपके पास आ सकता है। यहाँ पर नए पेशेंट भी आने वाले होते हैं और जगह भी बहुत ही कम होती है। बस इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर। युंजू अपने आप से कह रही होती है यहाँ पर हो क्या रहा है। उसी वक्त रास्ते में अचानक जियंग आ जाती है। यहाँ पर जियंग कहती है कि तुमने मुझे पहले भी देखा है ना? युंजू कहते हैं कि हाँ, जब उसने उसे एक दिन गुड मॉर्निंग कहा था।
यस, यू आर माई नेक्स्ट डोर नेबर। यह बस जियंग कहती है कि तुम लाइट्स लेने जा रही हो ना? युंजू कहती है कि हाँ। और कहती है कि तुम कल नहीं गई थी। युंजू कहती है कि नहीं। जियंग कहती तुम इसे अक्सर खरीदती हो। युंजू कहती है मैं बस अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ। जियंग कहती है फिर तुम अच्छे से वापस आ जाना। फिर युंजू वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर पेशेंट कह रहा होता है आई एम सॉरी, मुझे शराब पीना छोड़ना होगा। यहाँ पर युंजू कहती है कि तुम अपने आप को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हो। पेशेंट कहता है हाँ मुझे पता है, आई एम सॉरी। युंजू कहती है कोई बात नहीं, शराब की लत से लिवर भी फेल हो सकता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम होश में आते जाते रहते थे और बकवास करते रहते थे और तुम्हें भ्रम भी हो रहा था। ऐसा लगेगा कि कोई आपसे बात कर रहा हो। तुम सोते सोते पागलों की तरह हरकतें कर रहे थे। क्या तुम्हें याद है? तुम कहते थे कि तुम मुझे हर्ट मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। उस वक्त वहाँ पर एक स्ट्रेंजर था और कहती है कि तुम कभी नहीं जान सकते वह कौन हो सकता है। और कहती है जो गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, शराबियों को कभी कभी प्रलाप हो सकता है। वे लोग ठीक से सोच नहीं पाते हैं, अपनी कल्पना शक्ति मेमोरी खो देते हैं। वे लोगों को या जगहों को नहीं पहचान पाते हैं। उन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है, इन सबसे दुख होता है उन्हें। आईसीयू वो आखिरी जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा होती है और कई लोग वहाँ से चले भी जाते हैं। वे हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं और कुछ लोग जिंदा निकल जाते हैं। यहाँ पर यंग जी जब लाइट बंद करती है उस पेशेंट को डर लग रहा होता है। जब पेशेंट का रात में सोने का समय होता है यंग जी वो वाली लाइट चालू करती है पर वह कह रहा होता है मुझे डर लग रहा है। फिर यंग जी उसके पास बैठती है, कहती है कि मैंने भी उसे देखा था, जिस पर्सन को तुमने देखा था। यंग जी अपने सर का चोट दिखाकर कहती है कि मेरा भी बचपन में एक्सीडेंट हुआ था और मेरा भी ऐसा ही हाल हुआ था। मामला बहुत ही गंभीर था, सर पर बहुत ही चोट लगी थी और मैं बेहोश थी और मैं ना जीवित थी और मैं ना ही मरी थी। मुझे भी प्रलाप का अनुभव होता था जैसे कि आपको होता है सोते समय। मैं तो बाल बाल बच गई और जब मैं उठी तो मुझे सब करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी और तब से कभी कभी मैं किसी न किसी से मिलती रहती हूँ। वो कहता है आप बुरा तो नहीं मानेंगे यदि अगर तुम मुझे बताओगी तुम किसे देखते हो? कहती है कि मैं निश्चित नहीं हूँ कि वे इंसान है या नहीं। यहाँ पर वह सबके बारे में बताती है कि उसने किस किस को देखा। वो सब कुछ समझाती है और कहती है कि इंसान है या नहीं वो सब कोई भी नहीं पता मुझे। ऐसा समझ में आता है कि ये लोग भूत है, ये लोग जिंदा भी नहीं है और मरे भी नहीं है। उसने एक और स्ट्रेंजर को देखा था जो कि मुर्दा घर ढूंढने आया था। यंग जी कहती है कि मैं पेशेंट को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती हूँ। यहाँ पर यंजू जब घर जा रही होती है उसे कोई बुलाता है। वो कहता है कि क्या तुमने कोई कुत्ता देखा है? कहता है कि मैं कुत्तों की वजह से सो नहीं पा रहा हूँ। हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ वह साला बस बार बार भौंकता रहता है। मैं इस तरह जी नहीं सकता। फिर यंजू को वार्निंग की बात आ जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़े अजीब होते हैं। ये जानने के लिए तुम्हें बारीकी से देखना होगा। वह कुत्ते को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर यंजू को काफी डर लग रहा होता है। फिर यहाँ पर यंजू की टॉर्च चालू हो जाती है। यंजू कहती है नहीं मैंने नहीं देखा। कहता है क्या तुम सुन सकते हो? यंजू कहती है कि नहीं। उसे वार्निंग की बात आ जाती है कि तुम्हें उसे बहुत बारीकी से देखना होगा। यहाँ पर यंजू उसके ऊपर लाइट करती है। यहाँ पर यंजू उससे कहती है कि सर मेरी मॉम वेट कर रही है, मुझे जाना होगा। वह कहता है जाओ जाओ घर जाओ। फिर वह घर जाती है। उसे बहुत डर लग रहा होता है। वो फटाफट लिफ्ट में जाने की कोशिश करती है। वह देखती है कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि अभी वे नॉर्मल है। तभी कहते हैं कि सच कहूँ तो ये चमत्कार ही है, ये अभी भी जिंदा है। वो पहले भी बहुत बार मौत के कगार पहुंच चुका है। यहाँ पर आप जो भी देख रहे हो ये सभी स्ट्रेंजर्स है जिसको जियंग ने मारा था और ये डिटेक्टिव सभी एक तरह से स्ट्रेंजर है। एक हिसाब से ये अभी तक मरे नहीं है, ये बस इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ पर सियोन अभी तक वहीं पर होती है, घर से बाहर नहीं निकल पाई होती है। यहाँ पर जियोंग अभी भी वहां पर ही होता है, चिल्लाता है कि प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। जो यहाँ पर अजीब बन के घूम रहे हैं वो यहाँ पर सभी भरती है। जियोंग भी यहाँ पर भरती है और सियोन भी वहां पर ही होती है और जिसे कुत्ते परेशान कर रहे थे वो भी वहां पर ही लेटा होता है। यहाँ पर ह्यूनमिन भी वहां पर ही होता है जो कि अस्पताल में भर्ती होता है। उसकी जीने की इच्छा पर ही वह जिंदा रह पाएगा। डिटेक्टिव भी वहां पर ही होते हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये सब देखकर आप कंफ्यूज होंगे ये सब क्या है। इसके लिए आपको आगे के एपिसोड भी देखने पड़ेंगे। यहाँ पर हमें जियंग नहीं दिखाई दी और वह लंबी हाइट वाली औरत वो भी नहीं। उनके बारे में भी कोई रहस्य है। यहाँ पर युंजू भी डरते हुए अपने घर पहुंच जाती है। युंजू कहती है मम्मी बहुत ही अजीब हुआ, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? क्या तुम मेरे देर से आने की वजह से नाराज हो? लाइट बल्ब को फिर से क्या हुआ? और कहती है माँ मैं जानबूझकर नहीं भूली। और माँ पूरे समय बारिश हो रही थी और वहाँ पर बहुत सारे अजीब लोग घूम रहे थे और लाइट की दुकान के मालिक ने मुझे कहा कि तुम चले जाओ, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं उसे खरीद नहीं पाई। माँ तुम ठीक हो ना? प्लीज माँ मेरे ऊपर गुस्सा मत हो, मैं लाइट कल खरीद लूंगी, मुझे माफ कर दो। मान भी जाओ ना। उसकी माँ कहती है ठीक है। गले मिलकर माँ से कहती है गुस्सा मत करना।
युंजू अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। युंजू कहती है तुम बहुत शांत हो, और कहती है आपकी खुशबू बहुत अच्छी है माँ, क्या आपको मालूम है, जैसे कि कोई फूलों की खुशबू हो। वास्तविकता से देखा जाए तो उसकी माँ मर चुकी होती है। ये स्टोरी थोड़ी दिमाग से परे जा रही है। इसमें लास्ट सीन आंखों का सीन आता है। वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो दोनों एक साथ थे। इसके अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। दरवाजे के बाहर जी यंग ये सब देख रही थी। ये कहानी हमें सोचने में मजबूर करेगी कि आगे क्या होने वाला है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात मानोगे और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करोगे। तो हम देखते हैं कि इसके अगले पार्ट में क्या होता है। यहाँ पर एपिसोड 5 की शुरुआत होती है स्टेशन से। फिर यहाँ पर सभी यात्री ट्रेन में आ जाते हैं। वहाँ पर अचानक से ट्रेन में लाइट बंद हो जाती है। यहाँ पर यूनमिन के पास जियंग का मैसेज आता है कि आपने खाना खाया। यहाँ पर यूनमिन कहता है कि मैंने अपने वर्कर्स के साथ खाना खाया पर वह इतना अच्छा नहीं था। कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसका रिप्लाई आता है कि हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पर यूनमिन जियंग को मैसेज करता है कि मैं अगले स्टेशन पे उतर रहा हूँ। जियंग कहती है बहुत देर हो चुकी है, चलो हम कल मिलते हैं। फिर वो मैसेज कट करके कहती है अच्छे से आना। यूनमिन कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर जियंग बहुत ही इमोशनल दिख रही होती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ। यहाँ पर लगभग जियंग का बर्थडे होता है। यहाँ पर यूनमिन ने उसके लिए रिंग भी लाई होती है, पर यहाँ पर जियंग इतनी सैड क्यों लग रही है। और वहाँ पर उन दोनों की बहुत सारी फोटो भी होती है। यहाँ पर वो अपना बैग पैक कर रही होती है। उस बैग में फोटो कपड़े सब रख रही होती है। उसे एक पेपर पे लिख के दिया होता है कि तुम यूनमिन से मिलना बंद कर दो, वह तुम्हें संभाल नहीं सकता, फिर तुम उसे कभी मत देखना। यहाँ पर सियोन रूम देखने आई होती है। यहाँ पर जो रूम बेचने वाले होती है कहती है तुम यहाँ पर ब्रिज क्रॉस करके बस ले सकते हो। यहाँ पर स्टेशन भी बहुत पास में है। वो लेडी उन्हें पूरा रूम दिखा रही होती है जो कि हाइट में लंबी हो जाती थी, वो भी वहाँ पर ही होती है। उसे सियोन कहती है कि क्या ये तुम्हें पसंद है, और इसका नाम पार्क ही वन है। कहती है कि डिपॉजिट देकर ये रूम ले ले। यहाँ पर युंजू भागते हुए अपनी माँ के पास जा रही होती है। उसकी माँ कहती है कि तुम पूरी भीग गई हो, मैंने तुम्हें छतरी लाने को कहा था ना। युंजू कहती मुझे पता है, मैं भूल गई हूँ। यहाँ पर युंजू कहती है कि पापा कहाँ पर है। उसकी माँ कहती है वो बिजनेस ट्रिप पे गए कार लेकर। युंजू कहती है इतनी तेज बारिश हो रही है, वे चले गए। उसकी माँ कहती है हाँ वह इतनी तेज बारिश में भी चले गए। युंजू कहती है मैं पूरे दिन उन्हें मिस करूंगी। उसकी माँ कहती है लेकिन तुम्हें मेरी तो याद नहीं आती है। यहाँ पर युंजू उसकी माँ से कहती है रिनोवेशन का पूरा काम हो गया, तो हम नए अपार्टमेंट में कब जाएंगे। उसकी माँ कहती जब भी उन्हें लगेगा हम जा पाएंगे। युंजू कहती दूर जाना बहुत दुख देने वाला है ना। उसकी माँ कहती इसमें दुख की क्या बात है, हर रोज उस पुल को पार करके जाना बहुत बड़ी दुख की बात थी। युंजू कहती मुझे पता है, मैं अभी भी तुम्हें चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो। युंजू कहती है कि मुझे इस तरह करीब रहना पसंद है। उसकी माँ कहती है कि ओके ठीक है। बस ड्राइवर की कॉल पे बात हो रही होती है। यहाँ पर बस में कुछ तो प्रॉब्लम है, बस के पिछले पहियों में ही कुछ प्रॉब्लम है। पर बस ड्राइवर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना गंभीर मामला है। कहता है कि पहले से ही लोग आखिरी बस का वेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर कॉल कट हो जाता है। यहाँ पर बस ड्राइवर कहता है मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, इस बस का नंबर है 362। फिर यहाँ पर बस रवाना होने वाली होती है। यहाँ पर सभी यात्री बस में बैठने के लिए आ रहे होते हैं। वहाँ पर बस में एक बच्चा भी होता है। कि दादी कहती है कि तुम घर संभाल के पहुँचना, घर पहुँच जाने के बाद मुझे कॉल करना। और उस समय बारिश बहुत ज्यादा हो रही होती है। तो यहाँ पर यूनमिन ट्रेन में ही बर्थडे कार्ड और फूल लेना भूल जाता है। फिर वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। तो अपने आप से कहता है मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। यहाँ पर यूनमिन मार्केट स्टेशन पहुँचता है बस पकड़ने के लिए। यहाँ पर यूनमिन कहता है कि बहुत बारिश हो रही है पर बस अभी तक दिखी नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि तुम स्टेशन के बाहर वेट करोगी या नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम ऐसा मत करना। छाता की वजह से मैं इस समय तुम्हें मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ। जितना जल्दी हो पाएगा मैं आ जाऊँगा, तुम घर पे वेट करना। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, आई लव यू। उस वक्त वहाँ पर बस आ जाती है। यहाँ पर लिखा होता है कि किसी रीजन से यह बंद है। यहाँ पर जियंग उसका बहुत वेट कर रही होती है। यहाँ पर वह मैसेज पढ़ती है जो यूनमिन ने किया था। यहाँ पर वह मैसेज देखकर काफी रो रही होती है। यहाँ पर यूनमिन बस में चढ़ जाता है। यहाँ पर जियंग बस का वेट कर रहा होता है और बस उसे लेने के लिए वहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर जियंग बस में चढ़ जाता है। जब वो रेस कर रहा होता है तो बस में कुछ प्रॉब्लम दिख रही थी। फिर यहाँ से वो बस रवाना हो जाती है। यहाँ पर सियोन थोड़ी नाराज दिख रही होती है क्योंकि उसे रूम पसंद नहीं आया था। सियोन कहती है कि क्या तुम चाहती क्या हो। कहती है कि तुम मुझे फॉलो करना बंद करो क्योंकि ये तुम्हें पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पड़ोसी है, वो हमारे बहुत करीब हो जाएंगे, हमें दूसरों के आसपास नहीं रहना चाहिए ना। क्या आपने ये नहीं सोचा क्या हम कोई क्रिमिनल है, तुम कब तक चिपकी रहोगी। वह कहती है कि तुम नहीं जानती, ऐसा लग रहा है कि हम साथ साथ हैं। यहाँ पर सियोन कहती है कि दो महिलाओं को बाहर जाने में क्या गलत है। वह कहती है कि ये मुश्किल है, जिसे देखो वही बात करेगा, हमें अपने रिश्ते को स्पष्ट करना होगा, बहाने बनाने होंगे। सियोन कहती है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या मुश्किल है कैसे है।
कहती है कि तुम्हें मुझसे अधिक मुश्किल होगी। सियोन कहती है कि आप कह रही हो कि ये मेरी गलती है, हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ही वजह हूँ। सियोन चिल्लाकर कहती है फिर हम क्या करेंगे? क्या हम दोनों इसी तरह रहस्य बन के रहेंगे? कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा नाम इस तरह बोलो। मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरा नाम ऐसे लेती हो कि तुम्हें मेरी परवाह है, तो बस तुम यह मत कहो। वो कहती है कि यह हमारी उम्र है, हर गलत चीज मेरी गलती है, तुम ऐसे दिखती हो जैसे तुम मेरी बेटी हो। फिर वहां पर बस आ जाती है। जाते जाते कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं तुम्हारी आंखों में कैसे देखूं। मैं अब तुम्हारे आसपास नहीं रहना चाहती, ठीक है? यहाँ से घूम जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फिर वह उसे छोड़कर बस में अकेले चढ़ जाती है। फिर वो भी उसके साथ बस में चढ़ जाती है। यहाँ पर युंजू भी बस में ही होती है। यहाँ पर सियोन उससे नाराज होती है। जब यहाँ पर बस चल रही होती है, यहाँ पर बस के आगे का टायर फट जाता है। यहाँ पर ब्रेक नहीं लग रहा होता है, बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। यहाँ पर बस की ट्रक से टक्कर होने की वजह से यहाँ पर बस रोड पे नीचे गिर जाती है। यहाँ पर यूनमिन का फोन टूट जाता है थोड़ा सा। यहाँ पर सियोन को वह पीछे से पकड़ लेती है, इसलिए पिछले एपिसोड में वह उसके साथ ही थी। यहाँ पर उसकी माँ ने युंजू को अपने से चिपका रखा था। यहाँ पर लास्ट में वह बस पानी में गिर जाती है। जियंग बस स्टॉप पर जा रही होती है यूनमिन से मिलने के लिए। जब यहाँ पर जियंग पुल की तरफ देखती है, बस गिरती हुई दिख रही होती है। यहाँ पर जियंग काफी डर जाती है क्योंकि वह आखिरी बस में ही आ रहा था। यहाँ पर जियंग उससे कॉल करती है। जब यहाँ पर जियंग यूनमिन को कॉल करती है तो यूनमिन कॉल नहीं उठा रहा होता है। फिर यहाँ पर जियंग इमरजेंसी कॉल करती है ताकि वह सब बता सके। यहाँ पर जियंग काफी दुखी देख रही होती है, वह सिर्फ भाग ही रही होती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर उन्हें पुलिस बचाने के लिए आ जाती है। यहाँ पर पुलिस सभी को बाहर निकालती है। फिर यहाँ पर सभी अस्पताल में भर्ती कर दिए जाते हैं। यहाँ पर सभी के पेट में पानी भर चुका था। यहाँ पर सभी की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। यहाँ पर ड्राइवर के पेट में बहुत ही ज्यादा पानी भर गया था। का मामला सबसे ज्यादा गंभीर है। यहाँ पर जिंग अस्पताल के पास पहुंच जाती है। जिंग जब देखती है सभी गंभीर हालत में होते हैं, यहाँ पर डॉक्टर चंगवन फैमिली के पास आते हैं कि बस को चला रहे थे। यहाँ पर उनसे डॉक्टर कहते हैं कि मुझे बताने में बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, पर आपको सुनना पड़ेगा। शाम 7 बजे ही उनका निधन हो गया था। यहाँ पर जियोंग भी बहुत ही गंभीर हालत में होता है। ये उनके मम्मी पापा है और ये युंजू के पापा है। यहाँ पर युंजू भी बहुत ही गंभीर हालत में होती है। यहाँ पर सियोन भी बहुत ही गंभीर हालत में होती है। वहाँ पर सियोन की फैमिली भी होती है। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि पार्क हेवन की फैमिली, वो लोग कहते हैं कि नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है। यहाँ पर पुलिस आकर कहते हैं कि क्या आप यूनमिन के रिश्तेदार हो? वो लोग कहते हैं कि हाँ। पुलिस वाला कहता है कि हमारा मानना है कि बस से बरामद ये फोन यूनमिन का था, ये लो आपके पास रखो। यहाँ पर जियंग यूनमिन को कॉल करती है। फिर यहाँ पर उनके पास कॉल आता है। यहाँ पर वह कॉल काटती है और वहाँ पर वह मैसेज करती है कि यूनमिन मर गया है, वह तुम्हारी वजह से मर गया है। यहाँ पर जियंग काफी रो रही होती है, पर अभी तक यूनमिन मरा नहीं है। वे लोग चाहते हैं कि ये यूनमिन से दूर रहे। वे कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें भरोसा रखना होगा और तुम्हें उसे मैसेज नहीं करना चाहिए था। वो इस समय बहुत ही चिंता में होगी, तुम्हें उसे फोन करना चाहिए। वह कहती है कि वो बेरी है, वह सुन नहीं सकेगी, इसलिए मैं उसके खिलाफ थी। एटलीस्ट उसे मैसेज तो करो। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो मर गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। वो इतनी ज्यादा टेंशन में होती है। यहाँ पर वह कुछ भी सोच नहीं पा रही होती है। वह बस उसकी फोटो देख रही होती है। वह सोच रही होती है कि मैं मर जाऊंगी। यूनमिन को बहुत ही ज्यादा याद कर रही होती है, बहुत ही मिस कर रही होती है। यहाँ पर जियंग फिर अपने आप को फांसी दे देती है। उसने मैसेज किया होता है कि मैं वहां जाऊंगी जहां तुम हो। ये मैसेज पढ़कर वो लोग डर जाते हैं कि क्या हो गया। वे उन्हें मैसेज करते हैं यूनमिन मरा नहीं है, यूनमिन जिंदा है, पर वो क्या कर सकती है, उसने अपने आप को फांसी लगा ली है। यहाँ पर वो मोबाइल लेने की कोशिश करती है, पर वो मोबाइल ले नहीं पा रही होती है। वो फांसी में लटकते हुए बहुत तड़प रही होती है। रस्सी खोलने के चक्कर में उसके नाखून टूट के गिरने लगते हैं। बहुत से लोग जिसे मृत्यु के निकट का अनुभव होता है, जिससे कि पहले वह जाग जाए, उन्होंने अंधेरी सुरंग देखी और वे रिपोर्ट करते हैं जब वे बेहोश थे कि वे जिसे प्यार करते थे वे उन्हें फिर से मिले थे। आपकी खुशबू बहुत अच्छी है माँ, क्या आपको मालूम है, एकदम फूलों की तरह। यहाँ पर जियंग कहती है कि इस सीन में हमें जियंग दिखाई देती है जो कि लगभग मर चुकी होती है क्योंकि उसने अपने आप को फांसी लगाई थी। डॉक्टर कहते हैं कि इसे बहुत ही दर्द हुआ होगा, इसलिए हम साफ सफाई करते हैं और कफन उड़ाते हैं ताकि दर्दनाक यादें हमारी नजरों से दूर रहे। जब वो आगे बढ़ती है वह चीजें भूल जाएगी, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि चलो इसे अंदर डाल देते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुम जानते हो कि हम 3 दिन जागरण क्यों करते हैं? यहाँ पे वह कहती है कि क्या ये इसलिए नहीं है कि दुख में डूबे लोगों को कुछ समय मिल सके, किसी के मरने के बाद साथ में इकट्ठा होना। डॉक्टर कहता है कि आप सही कह रहे हो, पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। वो कहती है कि तो फिर क्या है?
डॉक्टर कहते हैं कि ये हमारी परंपरा है, हम सदियों से ऐसा करते हुए आए हैं। हम 3 दिन वेट करते हैं कि मरने वाला पुनः जीवित हो जाए, यानी कि परिवार वालों का उम्मीद पर भरोसा रखना ये आखिरी मौका है ना। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ जीवित लोगों को अलविदा कहने की जरूरत नहीं है, जो मर गया है उसे भी अलविदा कहना होगा। मरने वालों के लिए वह दिन एक उपहार है और एक आखिरी शिष्टाचार है। वह कहती हाँ, इसलिए 3 दिन जागरण रहेगी ना। डॉक्टर कहता है कि दूसरे शब्दों में 3 ही दिन बचे हैं, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर जियंग ह्यूनमिन का वेट कर रही होती है। इस सीन में ह्यूनमिन काफी खुश दिख रही होती है। यहाँ पर जियंग ह्यूनमिन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। हमारी जियंग ह्यूनमिन का ही वेट कर रही होती है। यहाँ पर जियंग देखती है कि ह्यूनमिन कहाँ पर है। यहाँ पर ह्यूनमिन जियंग को हाय करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर हमारी जियंग पहली बार बहुत ही खुश दिख रही होती है, उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और इस सीन में उसका उल्टा होता है। वहाँ पे बस स्टॉप पर वो उसका इंतजार कर रही होती है। वहाँ पर हर समय अंधेरा ही होता है। वो हर रोज उस टाइम वहाँ पर ही वेट करती है। यहाँ पे जियंग के हाथों के नाखून टूट गए थे। वो ह्यूनमिन के साथ मूवी देखने भी गई थी और वो उस समय काफी ज्यादा खुश थी। वो ये सब याद करके काफी दुखी होती है। यहाँ पर जियंग ने लगभग उसे गिफ्ट में मोबाइल कवर भी दिया था। यहाँ पर फिर जियंग बेंच को बजा रही होती है। वो ऐसे बेंच क्यों बजाती है आगे देखिए। यहाँ पर जब एक बार वे दोनों कहीं घूमने गए थे, स्टार्टिंग में जियंग उस ढोल को अपनी उंगली से बजाती है। यहाँ पर ह्यूनमिन भी उसे आई लव यू कहता है। यहाँ पर जियंग कान लगा के सुन रही होती है। यहाँ पे ह्यूनमिन कहता है आई लव यू जियंग, क्या तुम सुन रही हो। फिर यहाँ पर वह 2 बार टैप टैप करती है। ह्यूनमिन फिर से कहता है जियंग आई लव यू। फिर यहाँ पर जियंग 3 बार टैप करती है कि उसने सुन लिया है। जियंग यह सब हसीन पल याद कर रही होती है। बहुत कोशिश करने के बाद वह किम ह्यूनमिन नाम बोलती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर बस आती है जिसमें किम ह्यूनमिन होता है। यहाँ पर किम ह्यूनमिन उसे देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। वो आगे जा रहा था, जियंग उसे देख रही थी। यहाँ पर ह्यूनमिन आगे जाकर टूट के गिर जाता है। यहाँ पर वे लोग जियंग से रिस्पेक्ट से बोलते हैं कि हम ये सब चीजें हटाने जा रहे हैं जो कि पीछे छूट गई थी। वो कहता है रात में ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं एक चोर हूँ। वे जियंग को रिस्पेक्ट करके सामान हटाने वाले होते हैं। जब वे लोग सामान इकट्ठा कर रहे थे, यहाँ पर उसे उस कांच के पीछे होने का कुछ आभास होता है। फिर सोचता है कि जाने दो, कुछ नहीं। फिर से उसे वैसा ही आभास हो रहा होता है। यहाँ पे फिर से उसे ऐसा लगता है कि कुछ तो है। यहाँ पर वह कहता है हमें जाना होगा। मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक गई है। वह कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है कि बाद में आएंगे, चलो अभी। यहाँ पर जियंग ह्यूनमिन को ठीक करने की कोशिश करती है क्योंकि वो बार बार गिर रहा था, जैसे कि उसके 2 टुकड़े हो गए हो। इसमें दिखाया जाता है कि जियंग जैसे कि उसे ठीक कर रही है। फिर यहाँ पर ह्यूनमिन खड़ा हो जाता है। वह सोचता है ये क्या है, ये कौन सी जगह है। फिर वह वापस गिर जाता है। एक बार वापस वहाँ पर बस आती है। यहाँ पर ह्यूनमिन वापस जियंग को दूसरी बार देखता है। यहाँ पर उसे थोड़ा ध्यान से देखता है। फिर यहाँ पर जियंग अपनी उंगलियों से बेंच बजाती है। फिर वह रुकता है। फिर लास्ट में वह जियंग को इग्नोर करके वहां से चले जाता है। यहाँ पर दूसरी बार वापस वह नीचे गिर जाता है। यहाँ पर जियंग उठकर उसके पास जाती है। यहाँ पर ये दोनों जब मूवी देख रहे होते हैं, यहाँ पर उस लड़की को किसी की आवाज आ रही होती है। वहाँ पर कटिंग वाली साउंड आ रही होती है। जब वो पीछे देखती है, वहाँ पर जियंग होती है जो कि उसको देख रही होती है, पर वह लड़की उसे देख नहीं पा रही होती है। उसे वहाँ पर सूटकेस पड़ा हुआ दिख रहा था। वह कहता है क्या हुआ। जब वह देखने जाती है, वहाँ पर सूटकेस होता नहीं है। वह कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। वहाँ पर जियंग होती है जैसे कि वह सुई धागे से उसकी सिलाई कर रही हो। फिर यहाँ पर ह्यूनमिन वहाँ पे खड़ा हो जाता है, पर सही से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। यहाँ पर ह्यूनमिन कहता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। वो यहाँ पर जाते जाते कहता है सॉरी मैं जा रहा हूँ। जब वो जा रहा होता है, उसके पैरों से खून गिर रहा होता है। यहाँ पर वह फिर से टूट के गिर जाता है। वो जहाँ ह्यूनमिन के साथ गई थी, वो वहाँ पर होती है। हर जगह पर वो भटक रही होती है। हर समय वह ह्यूनमिन को ठीक करने की कोशिश करती है। ह्यूनमिन कहता है कि ऑफ कोर्स हम कल मिल चुके हैं। जियंग कहती है तुमने आज कल परसों मुझे देखा था। फिर कल के बारे में क्या। लगभग आधी रात हो चुकी है, दिन भी जल्दी खत्म होने वाला है। डॉक्टर ने कहा था 3 दिन ही बचे हैं, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। कहती है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जहाँ पर जियंग की बॉडी रखी होती है, वो डोर ओपन नहीं हो रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि जंग लग गया हो। वार्निंग ने डिटेक्टिव को कहा था कि ज्यादा बारिश हो रही है, थोड़ी देर रुक जाओ। उसने कहा था कि मैं ठीक हूँ। वार्निंग कहता है जिसे तुम खोज रहे हो वो यहाँ आ सकता है। यहाँ पे वार्निंग उसे कॉफी पीने के लिए देता है। यहाँ डिटेक्टिव कहता है तुम काफी समय से मेरे चेहरे को देख रहे हो। वार्निंग कहता है कस्टमर्स के साथ डील करना ये मेरी जॉब है। डिटेक्टिव कहता है कि तुम धूप वाला चश्मा इसलिए पहन रहे हो क्योंकि बहुत रोशनी है ना। वार्निंग कहता है कि हाँ। यहाँ पे डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम इतने भी बूढ़े नहीं दिखते कि तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी होगी। वार्निंग कहता है कि मेरी एक बेटी थी। फिर कहता है कि क्या तुम्हारा कोई बच्चा है। डिटेक्टिव कहता है हाँ है, उसका नाम भी रखा है, पर हमारा मिस कैरेज हो गया क्योंकि अंदर ही मिस कैरेज हो गया था, इसलिए बच्चे का जन्म हो नहीं पाया। वार्निंग कहता है क्या तुम पूरी रात उसे ढूंढोगे। वो कहता है कि मैं यही करता हूँ, पर तुम उसे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो।
कहता है कि मेरे पास और कुछ नहीं बचा है। फिर वार्निंग कहता है कि बाद में मिलते हैं। पहले यहाँ पर वह अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा था और कुछ बात कर रहे होते हैं। उसने अपने बेटे का नाम भी रखा था। उसका बेटा मिसकैरेज हो गया था। यहाँ पे डिटेक्टिव अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। यह हर समय अपने बेटे को ढूंढता है। वो अपने बेटे को स्कूल में भी ढूंढने जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि मैंने अपने बेटे के लिए टोपी भी बनाई थी, शूज भी बनाए थे, मैंने उसे नाम भी दिया और एक सरनेम भी दिया। तुम्हारी तबीयत, क्या तुम ठीक हो? डिटेक्टिव कहता है कि माफ कर दो, आई एम सॉरी। उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए बहुत ही दुख हो रहा है ना। जब वह ये सब बात याद करता है तो वह बहुत ही दुखी होता है। वह हर जगह अपने बेटे को ढूंढता है। वह पूरे घर में अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते गिर भी जाता है। यहाँ पर हिंजू वहाँ पर होती है जहाँ पर वह आदमी उस डॉगी को ढूंढता रहता है। वहाँ पर एक डॉगी होता है जो कि भौंक रहा होता है। हिंजू कहती है चुप हो जाओ, वो तुम ढूंढ लेगा। हिंजू बहुत बार चुप होने को कहती है, फिर वो लास्ट में चुप हो जाता है और फिर कहती है यहाँ से जाओ तुम। यहाँ पर जब हिंजू 8वां फ्लोर दबा के लिफ्ट में चढ़ती है उसी वक्त वहाँ पर विनमिन आता है जो कि उस लिफ्ट में चढ़ जाता है। यहाँ पर हिंजू काफी डर रही होती है। वो लिफ्ट से निकलकर सीधा अपने घर की तरफ भागती है। उसे लग रहा था कि वह मुझे मार न दे, पर वह कुछ नहीं करता है, उसके पास से निकल जाता है। विनमिन उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर रहते हो? क्या तुमने मुझे पहले यहाँ देखा है? हिंजू कहती है कि नहीं। फिर वह कहता है कि मैं यहाँ पर कब आया, और कहता है कि तुम यहाँ पर कब से हो। फिर वह उसी समय वह टूट के गिर जाता है। हिंजू कहती है कि क्या हुआ? वहाँ पे जिंग आ रही होती है, कहती है ये मेरा है। यहाँ पर फिर हिंजू दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ पर हिंजू थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झाँक रही होती है। लगभग यहाँ पर जियंग विनमिन को बैग में भर रही होती है। तभी यहाँ पर हिंजू की माँ दरवाजा बंद कर लेती है। हिंजू का मुंह बंद करके दरवाजे के बाहर देखती है। यहाँ पर जियंग कह रही होती है कि हम सब एक जैसे हैं, पर मैं क्यों अलग हूँ? ये बोलकर अपना सूटकेस लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हिंजू कहती है माँ वह पहले ही जा चुकी है। हिंजू कहती है माँ क्या तुमने मुझे पुकारते हुए नहीं सुना? आपको डोर ओपन करना चाहिए था ना। और उस औरत ने अभी क्या कहा? मम्मी तुम मुझे सवाल का जवाब दो, कम ऑन मुझे सवाल का आंसर दो। यहाँ पर हिंजू की माँ हिंजू को बार बार लाइट बल्ब लाने को कहती है। यहाँ पर हिंजू गुस्सा हो जाती है। मैं बार बार नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है, अब मुझे बार बार क्यों भेजती हो? वहाँ पे मैंने बहुत से अजीब लोगों को देखा है। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। हिंजू कहती है कि मैं बार बार लाइट बल्ब नहीं ला सकती, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। जियंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि क्यों तुम मुझे याद नहीं कर सकते। यहाँ पर यंग जी एक आंटी के पास आते हैं जो मर चुकी होती है। यंग जी कहती है मैम आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहती है क्या तुम मुझे देख सकते हो? यंग जी कहती है कि हाँ। वह कहती है तुम मर चुकी हो? यहाँ पे यंग जी कहती है कि नहीं मैं मरी नहीं हूँ। यंग जी कहती है मैं एक बार लगभग मर ही गई थी। दुनिया हर तरह के लोगों से भरी पड़ी है और सब अलग अलग तरह के लोग होते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ पर क्या कर रही हो? कहती है कि वे लोग रो रहे हैं और ये सब मेरी वजह से है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ये तो मेरा समय आ गया था पर वह सब रो रहे हैं। यंग जी कहती है वो आदमी कौन था जो पहले आपके बगल में बैठा था? वो दादी कहती है कि वो मेरा सबसे छोटा पोता था। यंग जी कहती है कि वह एक अच्छा दिखने वाला लड़का है। हाँ तुम सही कह रही हो, बहुत ही अच्छा दिखता है, पर मैं अपने पोते को भूल जाऊंगी। यही एक बात है जिसका मुझे अफसोस है। जब मैं चली जाऊंगी तो इस दुनिया को भूल जाऊंगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। ये ऐसा ही होने वाला है। आज मेरा लास्ट दिन है, मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए। फिर भी मैं अपने पोते के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई कहे कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पर यंग जी अपना लंच निकालती है और खाती है। दादी कहती है कि तुम्हें गर्म खाना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। यंग जी कहती है कि मैं इसे खा रही हूँ क्योंकि यह अच्छा है। आप अपने पोते के बारे में और कुछ बताओ। कहती है कि मैं उसकी बहुत परवाह करती थी और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैंने उसका पालन पोषण तब से किया जब वह बहुत ही छोटा बच्चा था। हर बार जब मैं उसका गंदा डायपर बदलती थी वह बहुत ही खूबसूरती से मुस्कुराएगा। वे दोनों बस यही बात कर रहे होते हैं। अभी सीन आता है अस्पताल का। यहाँ पर यंग जी अस्पताल में होती है। यहाँ पर जियंग यूनमिन के लिए रो रही होती है। जियंग चाहती है कि वह जल्दी से ठीक हो जाए। यहाँ पर जियंग कहती है कि हमने उनके लिए पहले से बहुत कुछ किया है जो कि हम कर सकते थे, हम और कुछ नहीं कर सकते। अब उसके जीने की इच्छा ही महत्वपूर्ण है। यंग जी कहती है कि आई एम सॉरी। कहती है कि वह इच्छा केवल उसकी ही ना हो, यहाँ पर इच्छा जियंग की भी है कि वह ठीक हो जाए जल्दी से। जियंग ने उसे ठीक करने के लिए बहुत बार अपनी इच्छा जताई है। जियंग ने बहुत बार कोशिश की है, वह हर समय उसके साथ थे। मुझे नहीं पता कि कौन सी ताकतें उसे जीवित रख रही है, यह एक मिस्ट्री है। वह हर समय बेहोश रहता है तो उसकी इच्छा कहाँ से आएगी। अभी यहाँ पर शियोन के घर का सीन आता है। इस सीन में जब वह हिनमोन के कपड़े देखती है, जब यहाँ पर वह लाइट बल्ब देखती है, तभी उसी वक्त उसे हिनमोन की याद आने लगती है। उसे सब कुछ याद आता है कि उसने उसे क्या क्या कहा था, चले जाने को कहा था और वापस न आने को कहा था। यहाँ पर शियोन उसे याद करके काफी रो रही होती है।
पर यहाँ पर हिनवोन उसके पास में होती है, उससे चिपकी ही हुई होती है, पर उसे पता नहीं चल रहा होता है कि वो मेरे पास है। पर जियोंग को याद तो आ जाता है कि उसने किसी को खो दिया है। यहाँ पर जियोंग अपना सूटकेस लेकर जा रही होती है। यहाँ पे हर कोई किसी न किसी के लिए तड़प रहा होता है। यहाँ पे डिटेक्टिव हर समय अपने बच्चे को ढूंढ रहा होता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे अपना बच्चा नहीं मिल पाता है। यहाँ पर जब वह लाइटर से सिगरेट पीने वाला होता है, लाइटर की आग देखकर उसे कुछ लग रहा होता है। उसने जब जब लाइटर में आग लगाने की कोशिश की थी तो आग लगी नहीं थी, हर बार बुझ गई थी। जब वह लाइटर से अपनी परछाई देखता है तो उसके सर पर कुछ तो होता है। लाइट शॉप में आकर कहता है मुझे कॉफी मिलेगी। फिर यहाँ पर वह कॉफी पीता है। थोड़ी देर के बाद कहता है यह अजीब है, यह गर्म भी नहीं है और मैं इसका स्वाद भी नहीं ले पा रहा हूँ। कहता है कि मैं बस इधर उधर घूम रहा था और मैं देखा कि क्या गलत था, यह मेरी बॉडी थी। वॉर्निंग कहता है कि तुम्हें उसका एहसास कैसे हुआ। कहता है कि इस लाइटर से। वह लाइटर उसकी पत्नी ने उसे दिया था, उसकी पत्नी ने उसे गिफ्ट के तौर पे दिया था। और कहता है कि मैं देख पा रहा था कि इसमें कुछ अजीब बात थी। वार्निंग कहता है कि दूसरे लोगों को कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा। डिटेक्टिव कहता है कि दूसरे लोग। वार्निंग कहता है कि हाँ, इस लाइट शॉप की दुकान में बहुत सारे अलग अलग लोग आते हैं। वह कहता है ये तो बस एक लाइट की दुकान है, तो फिर यह जगह कहाँ पर है? मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत अलग है। वार्निंग कहता है कि तुम्हें किस तरह से अलग लग रहा है। डिटेक्टिव कहता है कि रात कभी खत्म नहीं होती। कहता है कि मुझे ये जानना है कि क्या यह अजीब है या कुछ और। मेरे हिसाब से यह जगह काफ़ी अजीब है, तुम बताओ यह जगह कहाँ पर है। वार्निंग कहता है कि मैं भी यही सवाल कहता था। वार्निंग अपना चश्मा खोलता है, उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही होती है। डिटेक्टिव कहता है कि तुम मुझे बताओ मैं अजीब हूँ या यह जगह अजीब है, और बताओ कि मैं कहाँ पर हूँ। यहाँ पर हमारा हीरो अपनी चश्मा निकालता है। यहाँ पर हमारे हीरो की आंखें बिल्ली की तरह चमक रही होती है। यहाँ पर वार्निंग की आंखों में देखने की वजह से डिटेक्टिव के आंखों का रंग बदल जाता है। यहाँ पर हमारा हीरो वापस चश्मा पहन लेता है। कहता है कि मैं भी यही सवाल पूछता था। यहाँ पर बहुत वर्षों पहले वहाँ पे बिल्डिंग टूट गई होती है। यहाँ पर हमारा हीरो बिल्डिंग के नीचे दब गया होता है। उसकी बेटी कहती है पापा तुम बस आ ही गए हो। यहाँ पर हमारा हीरो अपनी बेटी के पास आ जाता है। आप जैसा देख रहे हो वैसा है नहीं, आप देख रहे हो वैसा ही है, आगे पता चलेगा कि कैसा है। वार्निंग की बेटी कहती है कि पापा मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ जा सकती हूँ। वार्निंग कहता कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। वार्निंग की बेटी कहती है पापा मुझे डर लग रहा है। उसकी बेटी का पैर बिल्डिंग के नीचे फंसा होता है। यहाँ पर वार्निंग उसकी बेटी का पैर निकालने की कोशिश करता है। यहाँ पर वार्निंग बहुत कोशिश करता है पर वह कुछ नहीं कर पा रहा होता है। वो अपनी बेटी के लिए ही रो रहा होता है। उसकी बेटी कहती है कि अपने पापा का नाम पुकारती है। वार्निंग कहता है कि सब ठीक है, बस कुछ मिनट रुको, हम जल्दी यहाँ से जाने वाले हैं। वहाँ पर उसकी बेटी के पास 2 चॉकलेट पड़ी होती है। उसकी बेटी वह चॉकलेट खोलती है, वह चॉकलेट अपने पापा को खिलाती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी बात सुनो, जो मैंने नए ड्रामास बनाए उस पर बिल्कुल भी व्यू नहीं है। लाइट्स ऑफ ड्रामा में भी इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मैं जितना हो सके इतना ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे सब वीडियोज़ को देखना ना भूलें। उसके पापा कहते हैं कि मुझे हमेशा इस रेफर्स को खोलने की ज़रूरत पड़ती है ना। यहाँ पर ह्यूल भी वह चॉकलेट खाती है। यहाँ पर वार्निंग कहता है कि जब तक तुम अपनी चॉकलेट ख़त्म करोगे मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा, इससे पहले कि तुम्हारा काम पूरा हो जाए। क्या तुम अकेले रह पाओगी? तुम वेट करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। यहाँ पे वार्निंग फिर वहाँ से जाता है। उसकी बेटी कहती है पापा मैं थक गई हूँ। वार्निंग कहता है तुम यही रुको, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊँगा, ठीक है? फिर यहाँ पर वार्निंग वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वार्निंग अपनी बेटी को बचाना चाहता है। वार्निंग भी वही जगह पहुँचता है जहाँ हर समय अंधेरा रहता है, तो आप समझ जाओ कि वार्निंग के साथ क्या हुआ है। यहाँ पर वार्निंग वहाँ पर हेल्प मांगता है। यहाँ पर बहुत चलने के बाद वार्निंग को लाइट शॉप दिखती है। यहाँ पर वार्निंग लाइट शॉप में पहुँचता है। वहाँ पर एक औरत होती है जिसने कि चश्मा लगाया होता है। यहाँ पे वार्निंग उससे हेल्प मांग रहा होता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वार्निंग कहता है कि वो अभी भी वहाँ पर है। वो कहती है कि दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। वार्निंग कहता है क्या यहाँ पर कोई और भी है। कहती है कि और कोई नहीं है। वार्निंग कहता है मेरी बेटी वो बहुत ही छोटी है, मेरी बेटी बहुत ही छोटी है और वो फंस गई है, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम जा सकते हो। हमारा हीरो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम कुछ नहीं कर सकती? तुम नहीं समझ रही हो कि वो मेरी बेटी है। यही एक जगह है जहाँ पर रोशनी हो रही है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी बेटी के लिए मेरी हेल्प कर लो प्लीज। कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती। वार्निंग कहता है वो अंधेरे में पड़ी हुई है और वो अकेली है।
वह कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, उसे आना होगा, वह स्वयं यहाँ पर आ जाएगी। वार्निंग कहता है मैंने कहा था ना वह हिल नहीं पाएगी। यहाँ पर हमारा हीरो बहुत ही रो रहा होता है अपनी बेटी के लिए और बहुत गुस्सा हो जाता है। वहाँ की लाइट अपने हाथों में पकड़ता है, लाइट को फेंकने ही वाला होता है। यहाँ पर वो भी अपना चश्मा निकालती है, उसकी आंखें भी बिल्ली की तरह चमक रही होती है। फिर वहाँ की सभी लाइटें बंद हो जाती है। यहाँ पर हमारा हीरो वहाँ पे अटक जाता है। हमारे हीरो की आंखें भी उसी तरह हो जाती है। यहाँ पर सब उसके कंट्रोल में होता है। फिर वो लाइट अपनी जगह पर रखती है, फिर वह चश्मा पहन लेती है। फिर वहाँ पर सारी लाइट ऑन हो जाती है। बिल्डिंग गिरने की वजह से वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और बहुत भीड़ जमा होती है। यहाँ पर उसकी बेटी अकेली होती है, पर यहाँ पर उसकी बेटी जिंदा होती है। वार्निंग से कहती है मुझे डर लग रहा है, कहती है मैं आपको हग करना चाहती हूँ और कहती है कि पापा मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ जा पाऊंगी। मैंने कहा था ना आपको जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, पर वैसा ही है। उसने उसके पापा को चॉकलेट खिलाई थी, पर वह चॉकलेट वार्निंग खा नहीं पाया था क्योंकि वार्निंग की मौत पहले ही हो चुकी थी। पर वार्निंग को अभी तक विश्वास नहीं हुआ होता है कि मैं मर चुका, इसलिए उसे लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को बचाने जा सकता हूँ। वो अपने पापा को कह रही होती पापा उठ जाओ। यहाँ पर उसके पापा कहते हैं कि मेरी बेटी अकेली होगी, वह बहुत डर रही होगी। यहाँ पर वार्निंग अपनी बेटी के लिए काफ़ी दुखी होता है। मरने के बाद भी इंसान को शांति कहाँ मिल सकती है, इसलिए अपने जीवन का महत्व समझो। वार्निंग कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। वह कहते हैं क्योंकि तुम ये स्वीकार नहीं कर रहे हो कि तुम इस जगह पर हो, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, इससे तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही आसानी होगी। वो कहता है तुम बताओ मैं हेल्प के लिए क्या कर सकता हूँ उसकी। वह कहती है क्या तुम कुछ भी कर सकते हो उसके हेल्प के लिए, भले ही कितना भी समय क्यों न लगे। कहती है कि तो हम व्यापार क्यों नहीं करते। डिटेक्टिव कहता है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं एक दुर्घटना के बाद यहाँ पर पहुंचा हूँ, क्या मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ। वार्निंग कहता है टेक्निकली रूप से तुम अभी भी जिंदा हो, पर मुझे सचमुच लगा कि मैं भूत हूँ। डिटेक्टिव कहता है कि पर मैंने एक भूत देखा है, वह धुआं अंदर जाने से मर गई। कहता है कि अगर मैं जीवित हूँ तो मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ। वार्निंग कहता है मरे हुए लोग जब दूसरी दुनिया में घूमते हैं तो अजीब दिखते हैं, इसलिए उन्हें भूत कहा जाता है। लेकिन जीवित लोग जब यहाँ पर घूमने की कोशिश करते हैं और फिर वे स्ट्रेंज की तरह लगते हैं। डिटेक्टिव कहता है तो मुझे बताओ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वार्निंग कहता है इसे समझाना मुश्किल है, जिनका जीवन छोटा हो गया दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की वजह से, उन्हें इस जगह पर रख सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो लोग ये मानते हैं कि अभी तक उनकी मौत नहीं हुई है और वे लोग यहाँ पर ही घूमते रहते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि यह है कहाँ पर, मुझे सीधा उत्तर दो, मुझे बताओ हम कहाँ पर है। मेरा दिमाग बकवास से भरा हुआ है और यह नरक की तरह लग रहा है। तुम इसे मुश्किल क्यों बना रहे हो, तुम सीधा बताओ ये जगह कहाँ पर है। तुम इसी तरह कुछ भी कहते रहोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे कंफ्यूज करना बंद करो, तुम बस मुझे सिंपल तरीके से बताओ कि यह प्लेस किस जगह पर है। वार्निंग कहता है कि आप परलोक में हो। यहाँ पर वह कुत्ता भौंक रहा होता है और वह सो नहीं पा रहा होता है। वह कहता है शांत हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। यहाँ पर वह कुत्ता उसे भागते हुए दिखता है, वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। यहाँ पर न्यू नर्स जॉब में आई होती है, वहाँ पर सबसे वो हाई कह रही होती है और वो अपने बारे में कुछ बता रही होती है। वो उस कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे ही भाग रहा होता है। यहाँ पर हिंग जी कहती है कि इनकी मौत ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी। यहाँ पर जो पेशेंट सोया हुआ होता है उसका नाम कांग। उस समय बहुत ही बारिश हो रही होती है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पर वे लोग उसे ढूंढने आए होते हैं। वे लोग कांग को आवाज देकर ढूंढ रहे होते हैं। उस समय बारिश भी बहुत हो रही होती है और उसे हाइपोथर्मिया बीमारी हो गई होती है जो कि बहुत ही डेंजरस बीमारी है। यहाँ पर फिर उन्हें कांग दिखते हैं। वहाँ पर एक डॉगी भी होता है जिसने कि उसका बचाव किया है। उस डॉगी ने उसे गर्म रखा कि वो मर न जाए, कि उसकी नब्ज बहुत ही ज्यादा कमजोर न हो जाए। वह कहती है कि सही में ये बहुत ही लकी है। यहाँ पर उसे वह डॉगी दिखता है जिसने उसका बचाव किया था, क्योंकि वह डॉगी उसकी बॉडी के अंदर कुछ घुसा हुआ होता है। वह रोता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। यहाँ पर वह डॉगी अभी भी उसे अब मुझे पता चलता है कि उसका बचाव किसने किया। दोस्तों आगे का मैं कल अपलोड तो अभी का एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लास्ट एपिसोड कल आ जाएगा शाम 4 बजे तक। दोस्तों मैं कल बीमार था इसलिए वीडियो नहीं ला पाया। बहुत लोगों ने वीडियो देख ली होगी ना, ठीक है कोई बात नहीं, अगर जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है। यहाँ पर बोंग जिन को वो कुत्ता भौंक कर अपने पीछे आने को कहता है। यहाँ पर ब्योंग जिन फिर उसके पीछे भागता है। यहाँ पर युंजू के पिताजी आईसीयू में कॉल करते हैं, कहता है कि मैं युंजू का पिताजी बोल रहा हूँ। उसके पिताजी कहते हैं कि क्या युंजू उठ गई, क्या वह ठीक हो गई है। मैम कहती है कि नो आई एम सॉरी। कहती है कि अगर वह ठीक हो जाएगी तो मैं आपको कॉल करूँगी, ठीक है।
यहाँ पर युंजू को चोट के निशान कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर युंजू को कुछ ज़्यादा ही आघात लगा था, क्योंकि उसके ब्लड वेसल्स फट गए थे। पर बाहर से सब प्रतीत नहीं होता कि उसे कुछ हुआ है, क्योंकि उसे अंदरूनी मार पड़ी है, क्योंकि उन्हें बार बार युंजू की तरह पेशेंट्स मिलते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ कुछ हुआ है, पर यह ब्लड वेसल्स फटना बहुत ही दर्दनाक होता है और इसके जीवित रहने के परसेंटेज बहुत ही कम है, समझ लो कि 20% है। उसका कहना था, मेरे हिसाब से वह जीवित कैसे रही, क्योंकि जब ऐसी घटना घटित हुई थी तब युंजू की माँ ने युंजू की रक्षा की थी, उसे बचाया था। यंगजी कहती है कि पर गिरने का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था। अगर यहाँ पर युंजू ठीक हो गई तब उसे बहुत दर्द होने वाला है, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी होती है। इसलिए युंजू को परलोक में उसकी माँ से फूलों की खुशबू आती है। ठीक है, अभी देखो मैं एकदम आराम से और स्लो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगले सीन में उसकी माँ दिखाई जाती है और यहाँ पर युंजू वहाँ बैठकर रो रही होती है। यहाँ पर जंग युई का अंतिम संस्कार कल होने वाला है, क्योंकि युंजू की माँ का अंतिम संस्कार कल होगा। यहाँ पर युंजू एक कमरे में जाकर रो रही होती है। यहाँ पर उसकी माँ दरवाजा बजा रही होती है। यह लॉकेट युंजू गले में पहनती है, नीचे गिरा होता है तो उसकी माँ उठा लेती है। यहाँ पर यंगजी कहती है कि एक औरत उसे पीछे से कसकर पकड़ी होती है, जैसे कि वह दोनों एक ही हो, क्योंकि यहाँ पर स्योन है को पार्क हेवॉन ने पकड़ा था, वही भूत जिसकी हाइट बहुत लंबी हो जाती थी। यंगजी कहती है कि वह उससे बहुत ही कसकर चिपकी हुई थी। सर्जरी के पहले वह उन दोनों को बहुत मुश्किल से अलग कर पाए थे। वह कहती है, दूसरी औरत का क्या हुआ? यंगजी कहती है कि वह बच नहीं पाई। यहाँ पर पार्क हेवॉन का विदेश से परिवार यहाँ आया हुआ था। यहाँ पे डॉक्टर पार्क हेवॉन का अंतिम संस्कार की तैयारी करने वाले होते हैं। इस सीन में स्योने सो रही होती है, उसके साथ साथ वह भी सो जाती है, क्योंकि वह उससे अलग नहीं हो सकती। पार्क हेवॉन कहती है कि स्योन है, तुम्हें बिस्तर से उठ जाना चाहिए, क्योंकि यह जगह बहुत डार्क है, तुम्हें कुछ न्यू लाइट खरीदनी चाहिए। ठीक है, स्योने कहती है कि मैं नहीं खरीद सकती। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, पार्क हेवॉन बार बार उससे कह रही होती है तुम लाइट्स खरीद लो। लास्ट में स्योने कहती है कि ओके। यहाँ पर वो अभी तक उस हॉस्पिटल में ही घूम रहा होता है, क्योंकि वो बार बार मुर्दाघर में जाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर उसकी सेवा करते समय उसने कानों में जो ईयरफोन्स लगाए होते हैं वे निकल जाते हैं। यहाँ पर यंगजी उसके कानों में ईयरफोन्स वापस लगाती है। वह कहती है कि तुम उसे ईयरफोन क्यों लगा रही हो? यंगजी कहती है कि उसे प्रोत्साहित करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो रास्ता खोज सके। क्योंकि गाना सुनते ही वो वही जगह पर जाने की कोशिश करता है। वहाँ पर एक बास्केटबॉल रखा होता है। वो कहती है कि नीचे बास्केटबॉल क्यों रखा है? यंगजी कहती है कि क्योंकि वह उसका फेवरेट खेल था। यहाँ पर यंगजी कहती है कि सभी लोग बॉर्डर पर आ चुके हैं लगभग। यहाँ पर लगभग ब्योंगजिन, युंजू और स्योने जिंदा हो सकते हैं और डिटेक्टिव भी सीमा पर है। वह कहती है अगर ये बॉर्डर से बाहर नहीं आए तो क्या होगा? कहती है वे जीवित है या मर गए। यंगजी कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वे यहाँ पर लौट भी आ सकते हैं और वहीं पे भी रह सकते हैं। यहाँ पर वह बस ड्राइवर के दुर्घटना के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहते हैं कि शायद बस को ठीक करने की ज़रूरत थी, वह ख़राब थी, पर रोड की कंडीशन भी एक फैक्टर हो सकती है। यहाँ पर बस ड्राइवर की भी अंतिम संस्कार की तैयारी होने वाली होती है। यहाँ पर स्योंगवॉन को वो बॉल दिखती है, यानी कि बस ड्राइवर को। यहाँ पर वह उस बॉल के पीछे भागता है। बॉल के पीछे भागते भागते जियोंग से मिलता है, क्योंकि जियोंग भी वहाँ पर ही फंसा हुआ होता है। जियोंग चाहता था कि उसकी कोई हेल्प करे, क्योंकि उसके जीने की इच्छा थी। बस ड्राइवर कहता है कि मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ, बॉल का पीछा करके मैं तुम तक पहुँच पाया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। जियोंग कहता है क्या मैं जानता हूँ कि आप कौन हो? वह कहता है यह बहुत ही मुश्किल है, पर मैं तुम्हें रास्ते में समझा दूंगा, ठीक है? स्योंगवॉन कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा। जियोंग कहता है आप वास्तव में कहाँ जाना चाहते हो? मैं पूरे समय से कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इस गली का एंड हो ही नहीं रहा है, घूमती जा रही है। स्योंगवॉन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे निकाल सकता हूँ, जल्दी करो, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, क्योंकि उनका भी अंतिम संस्कार होने ही वाला होता है। यहाँ पर वह उसे पीठ पर बैठने को कहता है। इस सीन में यहाँ पर हमारे हीरो ने कहा था कि आप परलोक में हो। डिटेक्टिव कहता है कि यह परलोक है जहाँ हर कोई आगे बढ़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति का जीवन दुर्घटना की वजह से पूरा हो जाता है, यानी कि वे यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं
और मैं पूरी तरह से मरा नहीं हूँ और मैं बहुत ही अलग दिखता हूँ। वार्निंग कहता है कि तुमने अभी अभी अपने बारे में बात की है, क्या विश्वास करना इतना मुश्किल है? डिटेक्टिव कहता है क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं हमेशा शक करता रहता हूँ। शायद मैं अभी इस पे विश्वास नहीं कर पाऊँगा। वार्निंग कहता है कि हो सकता है तुम ऐसा ना चाहो क्योंकि तुम्हारे पास अभी तक कोई रीज़न नहीं है। तुमने बताया था कि तुम्हारा बच्चा हुआ है। कहता है कि और उस बच्चे का नाम? कहता है मैंने कहा था हमारा मिसकैरेज हो गया है। यहाँ पे वार्निंग कहता है कि वह सभी बच्चों के उपनाम कहता है जो कि बच्चों को रख सकते, यानी कि उन बच्चों को ये नाम दे सकते हैं। ये सब नाम सुनकर वह रोता है। वार्निंग कहता तुम समझ सकते हो यहाँ के बच्चों के यही नाम होंगे जो कि तुमने देखे हैं। तुम विश्वास करो या न करो ये तुम पे है। इस दुनिया में लोग रहते हैं, वे अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि मैं विश्वास करना चाहता हूँ। यहाँ पर वो उसे पीठ पे बिठाकर लाइट शॉप लेके जा रहा है क्योंकि वहाँ से उसे रोशनी खरीदनी होगी। लाइट शॉप भी वह जगह है जहाँ पे जाके लोग जिंदा हो सकते हैं क्योंकि सब जगह अंधकार होता है। वही जगह है जहाँ पर रोशनी दिखती है। वार्निंग कहता है कि इस जगह की सच्चाई जानने का मतलब है कि तुम इसे याद रख पाओगे। अगर जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उन्हें बिना कोई याद छोड़े बिना यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या तुम्हें चीज़ें वैसी करनी है जैसे पहले थी? क्या तुम ये चाहते हो? वार्निंग हमारे इस बॉर्डर का रक्षक होता है। डिटेक्टिव कहता है कि क्या तुम्हें स्कूटर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? वार्निंग कहता है पर तुम उसका पीछा क्यों कर रहे थे? यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि मैंने सोचा कि वह एक हत्यारा था। यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि तुम दोनों की आंखें एक जैसी है, क्या तुम जानते हो? डिटेक्टिव सिर्फ स्कूटर का पीछा करते करते यहाँ तक आया था। वार्निंग कहता है क्या तुम इसका पीछा करते रहोगे? वार्निंग कहता है तुम मेरे ग्राहक हो, तुम्हें अभी तक प्रकाश नहीं दिखाई दिया। ऐसा बोलते ही जब डिटेक्टिव वो लाइटें जलाता है वो लाइटें जलने लगता है। फिर यहाँ पर हमारे डिटेक्टिव को होश आने लगता है। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुल रही होती है। यहाँ पर वो डॉगी उसे लाइट शॉप में ले आता है। फिर लाइट शॉप में ब्योंग जीव को भी प्रकाश दिखता है। फिर वह उस बल्ब पर टच करता है। बल्ब को टच करते ही उसमें से प्रकाश निकलता है। यहाँ पर वो उसे लाइट शॉप के बाद छोड़ देता है और लाइट शॉप में जाने को कहता है। बस ड्राइवर यहाँ पर उसे और सभी को सॉरी कहता है। यहाँ पर वो भी लाइट शॉप में पहुँच जाता है। वार्निंग कहता है तुम फिर से आए हो, मैं कुछ देर से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम यहाँ से बहुत बार गुजर चुके हो। वार्निंग कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको कुछ चाहिए? यहाँ पर जियोंग को भी लाइट दिखती है। यहाँ पर जियोंग उस लाइट को टच करता है, फिर वहाँ से प्रकाश होता है। फिर यहाँ पर वार्निंग कहता है कि गुड बाय, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग 5 साल पहले होती है। फिर हम यंग जी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। फिर वहाँ पर नर्स आती है। यंग जी नर्स से कहती है कि क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या मैं हमेशा से यहीं पर ही थी? तो नर्स कहती है कि हाँ, तुम 1 महीने से कोमा में थी। यंग जी कहती है कि मुझे लग रहा था कि मैं कहीं और हूँ और मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ पर थी। नर्स कहते हैं कि ये नॉर्मल बात है, तुम ICU में थी, यहाँ पर तुम्हारा इलाज चलता रहेगा, तुम ठीक हो जाओगी। फिर यंग जी क्रिसमस ट्री को देखकर कहती है कि हैप्पी क्रिसमस डे। फिर यंग जी नर्स को उनका फोन देती है तो नर्स कहती है कि कोई बात नहीं, इसे रख लो, मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। फिर यंग जी कहते हैं कि मुझे आपकी तरह बनना है। फिर यहाँ पर हॉस्पिटल में एक नर्स को पता चल जाता है कि एक पेशेंट जाग गया है, तो सभी नर्स भागती हुई जाती है और वह पेशेंट वही होता है जो पहले यंग जी से मिला था और वह पूछ रहा था कि मुर्दा घर कहाँ पर है। अगले सीन में हम कार को जाते हुए देखते हैं और जब वह बाहर से जा रहा होता है तभी उसे कोई सामने दिखता है, पर वह जब गाड़ी से उतरता है तब उसे कोई नहीं दिखता है, तो वह गाड़ी चलाकर जाने लगता है। फिर हम जेमिंग और यंग मिन को देखते हैं। यहाँ पर वह उसे जगा रही होती है और जब वह जागता है तो उसे पता नहीं होता है कि वह कहाँ पर है। फिर यहाँ पर हम 2 डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर कहती है कि जियांग का फ्रीजर अभी तक नहीं खुल रहा है, तो वह डॉक्टर कहता है कि हम इंतजार करते हैं। यहाँ पर अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं और वह बस स्टॉप पर होती है और बस का इंतजार कर रही होती है। तो यहाँ पर जियांग को पता चलता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वह बस का वेट नहीं करती और बस के पास चली जाती है। फिर यहाँ पर बस ड्राइवर उसे देखकर बस रोक देता है, तो वह बस में चली जाती है और बस के अंदर यंग मिन होता है। तो जियांग कहते हैं कि तुम मुझे नहीं पहचानते, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम्हें मुझे पहचानने में और कितना टाइम लगेगा? यहाँ पर यंग मिन को पता नहीं होता है कि वह कौन है। फिर वह उसके पास आकर रोती है और यहाँ पर सभी पैसेंजर्स बस से निकल जाते हैं। यंग मिन उन्हें बुलाने की कोशिश करता है पर किसी को भी उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। जियांग कहते हैं कि तुम्हें कोई नहीं देख सकता, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? फिर वह उसका शर्ट खोल देती है। फिर वह अपने पेट के टाकों को देखता है और कहता है कि ये क्या है, ये कैसे हुआ?
अगले सीन में हम जियोंग के घर में देखते हैं और वहाँ पर योंगमिन कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। और वह रोते रोते कहता है कि अब मैं क्या करूँ। जियोंग कहती है कि तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हो, वहाँ पर एक लाइट की शो होगा, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा और तुम्हें एक लाइट को ढूंढना होगा। तो क्या तुम ये कर पाओगे? तो वो हाँ कहता है। अगले सीन में हमें सियोंगू दिखाई देता है और वह सियोन के घर के पास होता है और दीवार पर चढ़ा हुआ होता है और यह वह सियोन को बचाने के लिए करता है, पर वो ये नहीं कर पाता है। फिर वह सियोन को कहता है कि मुझे माफ करना, यह सब मेरी गलती है। उसके ब्रेक खराब हो गए थे, मैं जानता हूँ, मुझे उसे रिपेयर करा देना चाहिए था। बॉस ने कहा था कि उसे रिपेयर करा दो और यह करने के लिए मुझे अपने पैसे देने पड़ते और इसी वजह से मैंने ये नहीं किया और यह सब मेरी गलती है। यहाँ पर यंगमून बार बार माफी मांग रहा होता है। हेवन कहती है कि ये तुम्हारी गलती है और जो होना है वो होकर रहेगा। फिर यहाँ पर बस ड्राइवर को ह्योंगजू की माँ दिखती है और यहाँ पर बस ड्राइवर बार बार माफी मांग रहा होता है। यहाँ पर ह्योंगजू की माँ कुछ भी नहीं बोल रही होती है। फिर वह डिपार्टमेंट की ओर इशारा करके वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर ह्योंगजू की माँ लाइट शॉप में आती है और वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर वॉन्योंग को कुछ भी पता नहीं चलता है कि वह कौन है और क्या बोल रही है। फिर वह उसे ह्योंगजू का लॉकेट दिखाती है तो यहाँ पर वह समझ जाता है कि वह ह्योंगजू की माँ है। वॉन्योंग कहता है कि मुझे पता है ह्योंगजू जीवित है, पर उसे बल्ब लेने खुद आना होगा। पर यूवी ऐसा नहीं चाहती और वह बल्ब लेने का ट्राई करती है, पर वह मना करता है। तो ह्योंगजू की माँ उसके ऊपर झपट जाती है। वॉन्योंग बाद में अपनी ग्लास उतारता है और यहाँ पर उसकी आंखें चेंज हो जाती है। ह्योंगजू की माँ ये देखती है और नीचे बैठकर रोने लगती है। मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक सवाल होगा। यहाँ पर ह्योंगजू की माँ का अंतिम संस्कार हो चुका होता है। फिर वह उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है तो वो अपने हाथों में चॉकलेट लेती है। फिर वह उसे चॉकलेट खिलाती है तो उसे याद आता है कि उसकी बेटी यूवी भी ऐसे करती थी। तो उसे पता चलता है कि वह उसकी ही बेटी है। तो वह उसके गले मिलते हुए एक बात याद करता है, जब वो यूवी के लिए लाइट शॉप से एक बल्ब लेकर गया था और मैंने उसे बल्ब दे दिया था, इस प्रकार से यूवी बच जाती है। फिर हम ह्योंगजू को देखते हैं जो कि अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। फिर वह लिफ्ट को दबाती है तो वहाँ पर एक वूमेन भी होती है, तो दोनों साथ में लिफ्ट से जाते हैं। बाद में वह वूमेन बाहर जाती है तो उसके पीछे ह्योंगजू भी जाती है। बाद में वह सीढ़ियों पर बस ड्राइवर को देखती है। बस ड्राइवर बोलता है कि मैंने तुम्हारी माँ को देखा है और शायद वह लाइट शॉप में गई होगी। मुझे तुम्हें वहाँ पर लेकर जाना है, पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। यहाँ पर सियोंगू पूरी तरह से थक गया था। फिर उसे पानी की उल्टी होने लगती है। ह्योंगजू कहती है कि क्या आप ठीक है? फिर यहाँ पर वही वूमेन उसी अपार्टमेंट में जा रही होती है। ह्योंगजू उसे हेल्प करने के लिए कहती है तो सियोंगू कहता है कि कोई फायदा नहीं है, ये हमको नहीं देख सकती। ह्योंगजू कहते हैं कि मैं समझी नहीं। तो वह कुछ बातें याद करती है जहाँ पर वह अपना हाथ ऊपर करती है, पर उसे कोई भी नहीं देखता क्योंकि वह किसी को भी दिख नहीं रही होती है। तो यहाँ पर बस ड्राइवर कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें जिंदा करने की पूरी कोशिश कर रही है। अगले सीन में हम ह्योंगजू को उसके घर में देखते हैं। फिर हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि लाइट शॉप से लाइट लेकर आई होती है और वह उस बल्ब को अपनी बेटी को देती है तो वह लेने से मना कर देती है और रोते हुए कहती है कि मुझे आपके साथ रहना है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें ये लेना ही होगा, पर यहाँ पर ह्योंगजू मना कर रहे होते हैं। तो उसकी मॉम थोड़ा बोलने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम्हें ये लेना ही होगा और उस बल्ब को दे देती है। वहीं पर हम शियोई और हेवन को देखते हैं। यहाँ पर हेवन भी सोनी को भेज रही होती है ताकि वो लाइट शॉप में जा सके। बाद में वो लाइट शॉप में पहुंच जाती है। मोयंग कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर शियोनी को अपना बल्ब मिल जाता है तो वो उसे टच करती है और उसे जान आ जाती है। फिर यहाँ पर हम हेवन को देखते हैं। शियोनी कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ पर लाइट शॉप में शियोनी कहती है कि अगर मैंने इसे यूज नहीं किया तो क्या होगा। वह कहता है कि तुम हमेशा के लिए यहीं पर ही रह जाओगी। तो यह सुनकर वह कहती है कि मैं एक ऐसी दुनिया चाहती थी जहाँ पर मैं और हेमू साथ में रहना चाहते थे। आज वह सपना पूरा हो गया है। तो यहाँ पर वह बल्ब को फोड़ देती है और असली दुनिया में वह मर जाती है और उसकी बॉडी को बाहर ले जाया जाता है। फिर हम जियोंग और हिनमिन को देखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जैसा कहा तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा और अपनी लाइट को ढूंढना होगा। हैंगमिंग उसे हक करता है तो वह कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुयंग कहता है कि ओह तुम्हें क्या चाहिए। तो यंगमिन वहाँ पर अलग अलग जगह पर देखता है। फिर यंगमिन को अपनी लाइट मिल जाती है तो वह उसे टच करने वाला होता है। तो यंगमिन कहता है कि ऐसा मत करो। फिर यंगमिन को उसका रियल बल्ब मिल जाता है। फिर वह उस लाइट को टच कर लेता है और वह गायब हो जाता है। यह देखकर वह दौड़कर लाइट शॉप में जाती है, पर यंगमिन वहाँ से जा चुका होता है। यहाँ पर मोयंग जियोंग को देख रहा होता है। फिर जियोंग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में 3 मंथ्स के बाद देखते हैं और वहाँ पर यंगजी जीवन से कहती है कि तुम कैसे हो। वह कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वह कहती है कि आज तुम डिस्चार्ज हो रहे हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर वह उसे एक गिफ्ट देती है और वह क्यूट से चंपल होते हैं और जियोंग जाते हुए कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों फिर से नहीं मिलेंगे। जिमोन कहता है कि मुझे और किसी ने भी यही कहा था, पर मुझे पता नहीं कि वह कौन था। अगले सीन में हम उसे जाते हुए देखते हैं। वो एक पेशेंट को कह रही होती है कि तुम्हें लाइट को ढूंढना होगा। अगले सीन में हम मोयंग को देखते हैं और फिर लाइट शॉप में वही मकान मालिक आता है जिसने शियोनी का रूम दिखाया था। वो कहता है कि और भी बहुत लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, वह लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं
तो मोयंग बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर बल्ब होते हैं। मोयंग कहता है कि कह नहीं सकते, क्या पता वो बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आए हो। फिर हम उसी बस ड्राइवर को देखते हैं जो कि अपना बस चलाने का काम कर रहा होता है। यहाँ पर शिहोनी और हाइमून भी अपना अपना काम कर रहे होते हैं और वे रियल वर्ल्ड में तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं क्योंकि उसने जाने से मना कर दिया था। अगले सीन में हम ह्योंगजू और उसके पिता को देखते हैं जो कि कार में होते हैं। वह कहता है कि तुम्हें अभी जाना होगा, तुम्हारा स्कूल आ गया है। ह्योंगजू कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर ह्योंगजू क्लास में जाती है और वहाँ पर वह टीचर ग्रुप प्रोजेक्ट की बात करती है, पर ह्योंगजू कहती है कि मैं इसे ज्वाइन नहीं कर सकती। सभी लड़के कहती है कि तुम इसे कर सकते हो, हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ह्योंगजू कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो मैम कहती है कि अच्छा ठीक है जाओ, पर वो वॉशरूम में नहीं जाती, बाहर जाती है और वहाँ पर एक लड़की ह्योंगजू को देख लेती है और उसका नाम सियोनवू होता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम मोयंग को देखते हैं तो उनकी बेटी कहती है कि पापा आप ये काम कब तक करेंगे। वे कहते हैं कि जब तक आसमान में लाइट नहीं आ जाती तब तक मुझे ये काम करना होगा। बाद में वो अपनी बेटी को चॉकलेट देता है और वह चॉकलेट खाते हुए कहती है कि मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। फिर यहाँ पर हम ह्योंगजू को देखते हैं जो कि ऊपर की ओर देखकर अपनी माँ को याद कर रही होती है। फिर ह्योंगजू सोनू को देखती है। यहाँ पर ह्योंगजू से कहती है क्या तुम्हें ठंडी नहीं हो रही। वह कहती है कि थैंक यू मुझे इस तरह बात करने के लिए। ह्योंगजू कहती है कि क्या तुम मेरी क्लास में हो। वह कहती है तुम मुझसे मिली वो सब याद नहीं है। उसने एक बार उसे हाय भी कहा था। यह सब देखकर वो मुस्कुराई भी थी, पर ह्योंगजू को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। बाथरूम में भी वह उसे दिखी थी, उसके अलावा उसे कोई भी देख नहीं पा रहा था। डिटेक्टिव वहाँ पर उसी के पास आता है। कहता है तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर आऊँगा, और कहता है फिर मैंने भी कहा था कि फिर मिलेंगे। यहाँ पर डिटेक्टिव उससे कॉफ़ी मांगता है पीने के लिए। फिर वे दोनों साथ में कॉफ़ी पीते हैं। उन दोनों को सब कुछ पता होता है कि क्या क्या हुआ था, जो कि पिछले एपिसोड में हुआ था। वह सब यही बात कर रहे होते हैं। यंगजी वहाँ से कहीं जा रही होती है, तभी यंगजी को नीचे कुछ गिरा हुआ मिलता है। वो कहता है कि वो मेरा है। वो कहता है कि तुम नर्स हो, मैं सही कह रहा हूँ क्या। यंगजी कहती है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। वह कहता है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। यंगजी कहती है तुम कौन हो सर। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं बहुत ही दर्द में था, तुम्हें पता है क्या, तुमने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया। यंगजी कहती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो सर। वही ट्रक ड्राइवर जिसकी बस से थोड़ी टक्कर हुई थी, वो यंगजी के पास आया था। वो कहता है कि मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। यंगजी कहती है कि क्या तुम वहाँ जाकर इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि उसे यंगजी के अलावा कोई नहीं देख पा रहा था। यहाँ पर यंगजी कहती है कि मुझे याद नहीं है कुछ भी। फिर यहाँ पर वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर यहाँ पर यंगजी वहाँ से भाग जाती है। वह यंगजी को मारने के लिए उसके पीछे आ रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर डिटेक्टिव आते हैं। नर्स मैंने आपको बहुत समय से देखा नहीं है। डिटेक्टिव कहता है मेरे हाथ पहले से बहुत कामों से भरे हुए हैं, तो प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। यहाँ पर उसकी आंखें भी बिल्ली की आंखों की तरह चमक रही होती है। यहाँ पर ह्यूनमिन भी डिस्चार्ज हो गया होता है, पर वह फिलहाल चल नहीं पा रहा होता है। वो वहाँ पर आया होता है जहाँ पर यंगजी के साथ वो आया था। मैसेज पढ़कर वो उसे याद कर रहा होता है। अगले सीन में वह लिफ्ट में होता है। सभी लोग कहते हैं ह्यूनमिन वापस आ चुका है, हमें जश्न मनाना चाहिए। ह्यूनमिन सभी को कहता है थैंक यू। यहाँ पर 3 महीने पहले यहाँ पर जियांग की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाता है। जियांग डॉक्टर से कहती है क्या मेरा अंत हो गया है। डॉक्टर कहता है कि तुम अच्छी जगह जा रही हो। कहता है सभी को इस दुनिया से मूव ऑन करना ही पड़ता है। यहाँ पे ह्यूनमिन वो दरवाज़ा खोलना चाह रहा होता है, पर यहाँ पर कोड गलत होने की वजह से वो खुलता नहीं है। फिर वहाँ पर अचानक से लाइट्स भी ऑफ हो जाती है। यहाँ पर ह्यूनमिन हाथ से इशारा करता है कि लाइट चालू करो। जब पहले उसने उसे हाय कहा था तो ह्यूनमिन ने जियांग को ऐसा इशारा किया था। जियांग का कहना है कि आई होप अगर वो मुझे याद करता है और मेरा नाम फिर से पुकारता है, कहा था कि मैं आपको फॉलो करूँगी। यहाँ पर जो भूत लड़की है उसका नाम पार्क सेहुनु होता है। पार्क सेहुनु जो कि मिसिंग होती है, उसकी रिपोर्ट होती है मिसिंग रिपोर्ट की। हमारे डिटेक्टिव इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। अब हमारे डिटेक्टिव के पास बहुत ही अलग पावर आ चुकी है। यहाँ पर वह डिटेक्टिव रात में स्कूल के पास होता है, उसके बाद से वह आदमी भागता है। क्या तुम यहाँ पर रहते हो। वह कहता है नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ। डिटेक्टिव कहता है तो यहाँ से चले जाओ। वह कहता है आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। जब वो जा रहा होता है तो कहता है कि रुक जाओ। कहता है कि क्योंकि ये खतरनाक है। वो कहता है कि क्या खतरनाक है, इस बिल्डिंग में ऐसा क्या है, क्या इसमें कोई भूत है। डिटेक्टिव कहता है तुम हो कौन। वो कहता है कि तुम्हें इसकी इतनी क्या परवाह है।
और बताओ कि आखिर आप है कौन। कहता है कि गैंगडोंग पुलिस और मैं हूँ डिटेक्टिव यंग, यानी कि जासूस हूँ मैं। वो कहता है कि मैं गैंगडोंग का अनएम्प्लॉयड निवासी हूँ, नाम है किम योंग टेक। यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है तुमने भूतों के बारे में क्या कहा था, तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या। वो कहता है कि क्या आपको कुछ दिख रहा है। डिटेक्टिव कहता है कि तुम बस मेरे सवाल का जवाब दो। वो निवासी कहता है कि क्या आप मुझसे पूछताछ कर रहे हो, मरे हुए लोगों के बारे में, समय कैसे बीतता है उनका उससे कोई वास्ता नहीं है। डिटेक्टिव कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम। वो कहता है कि मैं उन्हें देखता हूँ। डिटेक्टिव कहता है कि किस तरीके से। फिर वो अपने हाथों से चुटकी बजाता है। चुटकी बजाते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी के साथ आपका सीजन 1 का एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको ड्रामा पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, बाय बाय।